बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फ़िज़ा है मेरा नाम। ये वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा 24 न्यूज़ पर। नाज़रीन, एक बड़ी अच्छी एक मिसाल के साथ मैं इस प्रोग्राम का आगाज़ करना चाहूँगी। हम लोग मोस्टली कहीं जाते हैं, कोई खाने का ऑर्डर करते हैं, किसी रेस्टोरेंट में होते हैं, या फिर हमारे घर में इर्द गिर्द हमारे ड्राइवर या हमारा स्टाफ, हमारा जो होता है काम कर रहा होता है हमारे लिए। हम मोस्टली क्या करते हैं, जब खाने की टेबल पे बैठे होते हैं, वो खाने रख रहे होते हैं, या फिर किसी रेस्टोरेंट में कोई खाने रख रहे होते हैं और ऑर्डर दे रहे होते हैं, तो हम उनको देखे बगैर, हम जो है ना आँख पे आँख डाले बगैर हम उनको ऑर्डर लगाते हैं। जाके जग में पानी भर के लाओ, ये तो प्लेट नहीं रखी, खाना गर्म करके लाओ, सालन गर्म नहीं। अगर आप इस तरह उनकी तरफ देख के उनको बोले कि बेटा सालन गर्म करके ले आना, हाँ बेटा एक गिलास पानी मिलेगा, अच्छा मेरी बात सुने, वो सॉल्ट एंड पेपर अलग से मिल जाएगा किसी रेस्टोरेंट में, नैपकिन्स मिल जाएंगे। रिस्पेक्ट। अब आप सामने वाले को, और ख़ास तौर पे ऐसे लोग जो आपसे हैसियत से बड़े भी ना हो और आपके लिए काम कर रहे हो यार, अगर आप उनको आई लुक देंगे ना, वो रिस्पेक्ट है। मैं हमेशा से कहती हूँ, थोड़ी सी आई लुक दे के, बात करके, टेंशन दे के आप उसको मुखातिब जब करते हैं ना, तो आप उसको वैल्यू देते हैं, आप उसको बड़ा करते हैं। और हम अगर किसी को थोड़ा सा बड़ा कर दें ना, थोड़ी सी इज़्ज़त दे दें, तो फिर ऊपर वाला हमें कितनी इज़्ज़त देगा, है ना। तो ये आप अपनी लाइफ में कोशिश कीजिएगा थोड़ी सी चेंजेस लाने की। जब आप अपने स्टाफ, अपने लोगों के साथ या कहीं बाहर जाएँ, ऐसे करें, तो फिर देखिएगा कितना आपकी पर्सनालिटी में कितनी चेंज आएगा, कितनी पॉजिटिविटी आएगी। एक ज़बरदस्त सेगमेंट है, उसकी शुरुआत करते हैं। मेरे पास बहुत प्यारी सी फर्नीचर मेकर मौजूद हैं, आर्किटेक्ट भी हैं, और औरत की तो मैं हमेशा से वैसी तारीफ़ करती हूँ। कस्टमाइज़ फ़र्नीचर जो है वो डिज़ाइन करती हैं, बनाती हैं। जो औरतें खड़ी हैं, काम कर रही हैं और अपना टैलेंट दिखा रही हैं, तो मुझे तो वैसी पसंद, इसलिए आज हमने इनको मधु किया यहाँ पर, ताकि हम आपको लेटेस्ट ट्रेंडिंग आइडियाज़ जो है बता सकें। लोग घर ख़रीदते हैं, लेते हैं, फ़र्नीचर का सिलेक्शन का समझ नहीं आता, स्पेनिश हाउस में मॉडर्न फर्नीचर डाल देते हैं, मॉडर्न घर में देसी पेंडू फर्नीचर डाल देते हैं, ऑल दैट। तो ये सब पता होना चाहिए। और ये जो मिथ है पेंडू फर्नीचर क्या होता है, मैंने तो कभी नहीं सुना ना देखा है। तो जो बात है उसके बारे में हम इन्हीं से पूछेंगे। निदा इजाज हमारे साथ है, फर्नीचर मेकर। हाउ आर यू? आई एम गुड, आप बताएंगे कैसे? ग्रेट। अब ये बताइएगा, सबसे पहले जो फर्नीचर होता है, ये जब आप डिज़ाइन करती हैं स्पेशली, तो जो आपसे आता है डिज़ाइन करवाने के लिए, आप उससे पूछती हैं कि आपका घर किस तरीके का है, कितने कनाल का है, बेडरूम साइज़ क्या है, लाउंज साइज़ क्या है, टेस्ट क्या है, या उनका कल्चर या उनकी ज़ात वगैरह? सबसे पहले जब क्लाइंट हमें विज़िट करते हैं तो हम उनसे पूछते हैं कि आपका सबसे पहले न्यू हाउस है या रेनोवेशन है हाउस की। तो जब हमें ये पता चलता है, उनकी बेसिकली हमें उनकी हिस्ट्री चाहिए होती है ना, कि अगर उनका न्यू हाउस है या रेनोवेटेड है, तो न्यू हाउस में स्पेनिश है, क्लासिकल है, मॉडर्न हाउस है, तो उसकी डिटेल्स लेकर फिर हम उनसे पूछते हैं कि कितने बेडरूम्स का फर्नीचर, उनकी रिक्वायरमेंट कितने फर्नीचर की है, उनको टीवी लाउंज का फर्नीचर की रिक्वायरमेंट है, फर्नीचर की ही जस्ट रिक्वायरमेंट है या फर्नीचर के साथ इंटीरियर भी करना है। अच्छा, मोस्टली ये होता है कि जब आप किसी शोरूम पे जाते हैं ना, तो वहाँ से जाके आप जस्ट रेडी टू पिक आर्टिकल चूज़ कर लेते हैं, वो आपके रूम में आ रहा है नहीं आ रहा है, आपने बस लेकर रख लिया। लेकिन उसमें क्या होता है कि जब एक इंटीरियर डिज़ाइनर का क्या रोल है कि वो आपके रूम को फर्नीचर के अकॉर्डिंग उसका इंटीरियर देखकर उसको डिज़ाइन करती हैं। समटाइम्स ये भी इश्यूज होते हैं ना, कि जब आपने कोई बेड साइज़ पसंद किया और वो आप लेकर आए घर पे, हाँ, दो ड्रेसिंग टेबल के साथ या फिर ड्रेसिंग टेबल के साथ, वो कमरे के अंदर घुसता भी कोई नहीं है, तो ट्रेंड में क्या चीज़ है? बहुत ह्यूज बड़े बड़े बेड्स एंड फर्नीचर्स, या फिर बहुत स्क्वीज चीज़ें आ गई हैं? नहीं, हम तो सबसे पहले उसकी 2D लेआउट प्लानिंग कराते हैं ना। 3D होता है, 2D लेआउट प्लानिंग होती है। हमारी टीम जाती है, पहले घर पे साइज़ लेती है। एक सपोज़ अगर मैं आपको एक बेडरूम है, एक क्लाइंट ने वो डिज़ाइन करवाना है, तो टीम जाके उसके साइजेस लेगी, उसके मेजरमेंट्स लेगी और उसके 2D लेआउट प्लान्स बनाएगी। उस लेआउट प्लान में हम उसके कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं फर्नीचर के भी। 6 बाय 6.5 का मेरा एक स्टैंडर्ड साइज़ का बेड होता है, उसमें कस्टमाइज साइड टेबल्स आती हैं कि रूम के मुताबिक जो बेड वॉल है उस पर साइड टेबल्स कितने इंच बाय कितने इंच की लगेंगी। अच्छा। तो ये हम सारी डिटेल वर्किंग करके लेआउट्स बनाकर फिर क्लाइंट के साथ शेयर करते हैं। फिर उसके साथ उसमें भी ऑप्शंस होते हैं कि मतलब सपोज़ बेड है, उसके साथ साइड टेबल्स हैं, चेयर पेयर चाहिए या सोफ़ा सेट चाहिए,
तो हम ऑप्शन शेयर करके उसको पहले लेआउट को लॉक कर देते हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैं पूछना चाहूँगी कि जैसे चिन्योट का फर्नीचर बहुत ज़्यादा फेमस है, वहाँ की लकड़ी को लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। अच्छा, गीली लकड़ी, सूखी लकड़ी में बना हुआ फर्नीचर भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है। बहुत से लोगों को इस बारे में बिल्कुल पता ही कोई नहीं है, समझ कोई नहीं है कि फर्नीचर जब आप खरीदने जा रहे हैं, जो उसकी लकड़ी है उसकी सिलेक्शन तो करो पहले। सही बात। तो क्लाइंट आपके पास आके आपको बोलता है कि लकड़ी को टाइम दे, क्योंकि देखे ना, हर कोई आके पहले ये बोलता है मुझे इस दिन से इस दिन तक ये चाहिए फर्नीचर। अब उनको ये नहीं समझ के हफ्ते में अगर आपको फर्नीचर चाहिए, हफ्ता डेढ़ हफ्ता तो लकड़ी सूखने में लग जाएगी। अगर अच्छी लकड़ी है, ठीक है, तो फिर उसको टाइम तो चाहिए, वो सूखेगी फिर कटाई में आएगी तो मज़ा भी आएगा, पायदारी भी सॉलिड होगा ना। आप फर्नीचर हिला नहीं सकते, वो फुक्का फर्नीचर होता है, ये हल्का सा तो टांग मारो तो उधर खिसक के निकल जाता है। तो ये ज़रा लोगों को समझा दें कि जब फर्नीचर लेने जाएँ तो क्या इसकी केमिस्ट्री या लॉजिक है पीछे। अच्छा, सबसे पहले डिफरेंट वुड्स हैं, जिसमें सपोज पड़तल है, किकर वुड है, फिर ऐश है, महागनी है, इंपोर्टेड वुड्स भी हैं, लोकल वुड्स भी हैं। अच्छा, जब हम वुड की बाइंग करते हैं तो हम देखते हैं कि उसका मॉइस्चर कंटेंट कितना है और वो वुड सीजनड कितनी है। अच्छा, वुड सीजनिंग होगी तो वो हम प्रोडक्शन उसकी कर सकते हैं। अगर वुड की सीजनिंग नहीं हुई, इट मीन्स उसमें मॉइस्चर कंटेंट उसका सही नहीं है, वो गीली लकड़ है। गीली लकड़ के साथ मेयारी फर्नीचर कभी भी नहीं बन सकता, क्योंकि उसमें मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा है, पानी की मिकदार ज़्यादा है। अगर पानी किसी फर्नीचर में ज़्यादा होगा ना तो वो एक टाइम के बाद बेंड हो जाएगी। धीमक तो भी छोड़ेगी। देखा होगा कि कुछ लोगों के दरवाजे बेंड हो जाते हैं, बेडरूम्स के डोर जाते हैं। बिल्कुल, तो ये सारे इश्यूज आते हैं कि अगर वुड जो है वो सीजन ना हो प्रॉपर। तो मेरे पास जितने भी क्लाइंट्स आते हैं वो नॉर्मली टाइम लाइन देते हैं, तो उनसे पहले उन सब चीज़ों से बचने के लिए हम 1 साल पहले लकड़ी को स्टॉक कर लेते हैं। अच्छा, ये जो गीली लकड़ी है यही दीमक ज़्यादा पकड़ती है। बिल्कुल, जैसे जो दरवाजे भी लोग लगवाते हैं अपने घरों में, और जिस लकड़ी का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, अगर वो फूल गई है, गीली लकड़ी के बने, तो उसमें दीमक आती है दीमक आती है, लेकिन हम टर्माइट प्रूफिंग भी यूज़ करते हैं ताकि वो पहले से ही हम फर्नीचर में इस तरह की कोई भी चीज़ ना आ सके। अच्छा, आपके पास ऐसे भी तो क्लाइंट आते होंगे कि अगर उन्होंने महंगा फर्नीचर लिया है कहीं से भी, कुछ भी, भले आपकी किसी की फॉल्ट ना हो, एंड देन आपके पास आके वो ये कि हमारा फर्नीचर बड़ा महंगा लिया है, हमने इसको ठीक करना है और इसका रिन्यू करवाना है, तो अभी दीमक भी हटवानी है, तो क्या कोई आपको अगर फर्नीचर देके जाता है उसकी दीमक आप लोग हटा देते हैं, कोई इलाज है उसका, ठीक हो जाता है? नहीं, सपोज़ अगर बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जो कहते हैं कि हमने इसको रीफिनिश कराना है, रीपेंट कराना है, लेकिन उसमें कॉस्ट ज़्यादा हो जाती है। मतलब दोबारा से पहले थिनर लगा के उसको रिमूव करना और फिर दोबारा से उसकी नहीं, तो थिनर से ये सब चीज़ों से हो जाती है दीमक रिमूव हो जाती है? आपने टिप भी बतानी मुझे दीमक की, क्योंकि आप फर्नीचर का काम करती हैं, ये द बेस्ट पर्सन टू टेल। बिल्कुल, दीमक रिमूव करने से पहले की बात यह है कि अगर आपका एक प्रोडक्ट है वो रीफिनिश पे आया है, तो मोस्टली ये है कि क्लाइंट्स को हम तब ये मतलब लाइक ऑफ़र देते, फैसिलिटेट करते हैं कि अगर उनका पूरा कंप्लीट हाउस हो, उसको करना हो, तो उसमें अकोमोडेट कर दिया जाता है। अच्छा। अदरवाइज़ हमें कॉस्ट ज़्यादा पड़ रही होती है अगर दोबारा से उसके रीफिनिशेस करें ना। नहीं, घरों पे जो देख रहे हैं उनको बताएं कि दीमक कैसे ख़त्म कर सकते हैं फर्नीचर से, कोई ऐसी टिप बता दें। इसमें डिफरेंट केमिकल्स आते हैं, मार्केट में मिलते हैं, वो जस्ट आप केमिकल स्ट्रक्चर के ऊपर अप्लाई कर दें तो फिर उसके बाद दीमक नहीं लगती है। केमिकल कौन से, नाम भी बता दें साथ साथ। नाम इसमें वैसे तो हमारी फैक्ट्री के अंदर ही डिफरेंट केमिकल्स हैं, लेकिन वो उसको जब मटेरियल की बाइंग हो रही होती है ना तब ही हम उसको लेकर लगा देते हैं, लेकिन वो स्ट्रक्चर वो आप कह रही ना बाजार में मिल जाते हैं ऐसे केमिकल, उनके नाम बता दें ताकि देखने वालों की मदद हो, उनको पता हो कि ये वाला ब्रांड जो है ये ख़रीदना है, ये इसके दीमक के लिए ये केमिकल ख़रीदना है, ये बाज़ार से जो मिल जाएगा उनको वो बता दें। हाँ, वो ये है कि इसके खैर मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं याद इसका, लेकिन ये है कि हम उसको जब स्ट्रक्चर रेडी कर रहे होते हैं ना तब उसको हम लोग पहले ही उसकी टेनन मोटाइज जॉइंट्स में भराई कर देते हैं ताकि उसमें मज़ीद ये चीज़ ना इम्प्लीमेंट हो सके। ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपका दुआ ज्वाइन करते, देखते रहिए मॉर्निंग विद फिज़ा। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। और नाज़रीन, हम यहाँ पर फर्नीचर की दीमक के ऊपर भी बात कर रहे हैं और कुछ आइडियाज़ आपको यहाँ पे जनरेट करके बता रहे हैं। अच्छा जी, पहले तो मैं वो केमिकल का नाम पूछना चाहूँगी, कौन से केमिकल आप बता रही थी जो बाज़ार में अवेलेबल है? टर्माइट प्रूफिंग की इको सर्विसेज की ये ब्रांड है जिसके टर्माइट प्रूफिंग हम केमिकल यूज़ करते हैं फर्नीचर के लिए। जी। और कितने का कोई आ जाता है बाज़ार में? ये अराउंड कोई 250-350 की बॉटल है। और उसको लगाना किस तरीके से है? उसको हम टेनन मोर्टाइज जॉइंट्स जो हैं उसमें लगाते हैं स्ट्रक्चर्स पे। जब वो स्ट्रक्चर फेस पे होता है तब हम उसको लगा देते हैं ताकि हमारी पॉलिश से पहले वो प्रिजर्व हो जाए। ठीक है। और जिनको दीमक लग चुकी है उनके लिए?
उसके ऊपर भी हम ये कर सकते हैं, ये केमिकल उस पर भी लगा सकते हैं, तो फिर दीमक का कोई इशू नहीं होता, वो थोड़ा सा सेटल डाउन हो जी, जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। दिस इज द गुड केमिकल। ओके, फॉर आप कह रही हैं कि इसको इस्तेमाल करने से कुछ घरेलू मिथ और टोटके मैं आपको यहाँ पर बताना ज़रूर चाहूँगी। एक तो दीमक के लिए मैं आपको बताऊंगी कि एक मिथ है कि जो ऊँट की हड्डी है अगर वो बराबर वाले या कहीं करीबी प्लॉट में दफना दी जाए, या पीछे प्लॉट अगर कोई खाली है या कोई जगह खाली है वहाँ पे अगर दफना दी जाए, तो उसके बाद आपके घर के जो लकड़ी है, जो भी आपके घर में लकड़ी का काम हुआ हुआ है, दरवाज़ों से लेके फर्नीचर तक, उसमें कोई भी दीमक नहीं आएगी। ठीक है, बट दिस इज़ मिथ। तो मिथ को भी यहाँ पर डिस्कस करना ज़रूरी था, क्योंकि बहुत से लोग मिथ को मानते हैं और उसके ऊपर जो है ना उनका बड़ा एक है कि भाई ये काम करेंगे तो हो जाएगा। उसके अलावा मैं आपको बताती हूँ, नीम ऑयल के बारे में आपने सुना होगा बड़ा कारआमद है, इट किल्स बैड बग्स एंड मॉस्किटोज एज वेल। तो नीम ऑयल का इस्तेमाल भी किया जा सकता है जहाँ पर अगर आपको लगता है कि दीमक लग चुकी है, बहुत बुरी हालत हो गई है आपके फर्नीचर की, क्योंकि जब अगर दीमक लग जाए उसको वेस्ट करने के अलावा आपके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं होता, चाहे महंगे से महंगा फर्नीचर क्यों ना। बेटी के दिए हुए जहेज़ का फर्नीचर भी आपको उसको आग लगानी पड़ती है। उसके अलावा ऑरेंज ऑयल के बारे में आपने सुना होगा, बड़ा फेमस है। ठीक है, वो उसके अंदर स्किन के जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो बड़े अच्छे पाए जाते हैं, मगर साथ साथ उसके अंदर वो जो क्या कहते हैं ड्राई टर्माइट्स होता है ना, उसको किल करने की प्रॉपर्टीज़ भी इतनी ज़बरदस्त पाई जाती हैं कि अगर आप ऑरेंज ऑयल भी जो जहाँ जहाँ पे आपको लगता है कि जैसे इस हत्ती में अगर लग गई है दीमक, तो आप वो ऑरेंज ऑयल भी लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको नीम ऑयल के बारे में बताया, वो तो जो घर में छोटे छोटे इंसेक्ट्स या मक्खियाँ या मॉस्किटोज़ भी आ जाते हैं, तो वो भी आपके जो है ना फर्नीचर पर कभी बैठेंगे भी नहीं और वहाँ से जाना शुरू हो जाएंगे। चींटियाँ भी रास्ता बदल लेती हैं। ठीक है, तो कुछ हाँ, और हल्दी, वो मैं कैसे भूल सकती हूँ, ये तो मेरा आजमूदा है और बिल्कुल मैंने ये अपने घर पे भी किया हुआ है कि अगर आप हल्दी अपने दरवाज़ों पे या किसी ऐसी जगह जहाँ पे आपको लगता है थोड़ा सा लकड़ी का सफ़ेदा आ गया है या जहाँ पे फूफंद आ जाती है, उसको बार बार जहाँ पे डस्ट वाली जगह जो अपना मुंह खोलना शुरू कर देती है, थोड़े से शेड्स आ जाते हैं, उस जगह पे आप सिर्फ हल्दी लगा के देखें, मगर ऑर्गेनिक आंबा हल्दी अगर आप लगा के छोड़ दें पाउडर ऐसे, तो वहाँ से भी दीमक नामो निशान ख़त्म हो जाती है। ये मेरा आजमूदा है, ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। मैं काम चीज़ वो बताती हूँ जो मैंने खुद आजमाई है। ठीक है, अच्छा आखिरी एक और चीज़ भी बता दूँ, कुछ नहीं है, पैसे ही नहीं है, घर में ये चीज़ें भी नहीं है, फिर क्या करना है, सोपी वो होता है ना वाटर, सोपी वाटर लेके कपड़ा डैम्प करके हल्का सा, या फिर सोपी वाटर लेके अच्छी तरीके से उसके ऊपर से ऐसे पानी डाल दीजिए और खुले ऐसे खुश्क पंखे में ना उसको थोड़ा सा सूखने दीजिए, वो बहुत कारआमद है दीमक के लिए। ये मैंने देसी नुस्खे बताए, उन्होंने आपको फर्नीचर के हिसाब से टेक्निक बताए। अच्छा ये मुझे बताइए, एक औरत हैं आप, मुश्किल होती है, फैक्ट्री डाली है, ठीक है, आपको कारीगरों को भी देखना पड़ता है, 15-20 मजदूर रखे होंगे, ठीक है, सुबह शाम दिमाग का भी करना पड़ता है, कैसे मैनेज करती हैं, किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है आपको? शुरू में ज़्यादा मुश्किलात फेस करनी पड़ी। जब फैक्ट्री की ओपनिंग की तो सारे डिपार्टमेंट्स को एक्टिव करना था, क्योंकि जाहिर है कि एक अपने प्रोडक्ट निकालनी है तो वो आपके एक ड्राफ्ट्समैन से गुजर के फिर आपके फॉरमैन पे जाएगी और फिर वो एक कारपेंटर तक जाती है, क्योंकि वो एक हायरार्की है ना कि हम जब तक एक प्रोडक्ट को प्रॉपर तरह से नहीं लेकर चलेंगे, लूप में लेकर चलेंगे, वो प्रोडक्ट के प्रोपोर्शंस ख़राब हो जाएंगे। तो उसके डिपार्टमेंट को एक्टिव करने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। स्टार्ट में तो ये था कि आपको मेरिट बेसिस पे लेबर को हायर करना, वो एक बहुत डिफ़िकल्ट था, क्योंकि लेबर तो ओवरऑल देखा जाए तो मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन अच्छा काम करने वाले बहुत कम लोग हैं, और जो काफ़ी अपने काम से भी डेडिकेटेड हों और काम भी अच्छा करने वाले हों, और मतलब मैं ये समझती थी कि मुझे समझने वाले हों, जो मैं उनको डिलीवर करी हूँ वो एग्जैक्ट उसकी एग्जीक्यूशन भी करें। तो उसके लिए था फिर मटेरियल्स की बाइंग करना, उसमें हमने देखना था कि कौन से बेहतर अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, जो इम्पोर्टेड मटेरियल्स हैं, हम उनके साथ काम कर सकते हैं ताकि अपनी बेहतर क्वालिटी कर सकें। तो आपने निदा इसके कोर्सेज किए, इसकी पढ़ाई की? मैं बेसिकली फर्नीचर डिज़ाइनर हूँ बाय प्रोफेशन। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन एंड डिज़ाइन से मैंने ग्रेजुएशन। कितना टाइम आपने पढ़ाई में लगाया? 4 इयर्स का मेरी ग्रेजुएशन थी PIFT से, फिर 2 इयर्स का मेरा मास्टर्स था NCA से। तो फिर वो मैंने कंप्लीट करने के बाद जस्ट 1 ईयर में काफ़ी एग्जीबिशंस करती थी एक्सपो सेंटर में, और एज अ फ्रीलांसर मैंने काम किया, और उस वक्त मैं अपने प्रोजेक्ट्स देख रही थी। उसके बाद फिर मेरे पास ये सोच आई कि मुझे या तो, क्योंकि अगर मैं मार्केट से जाके
पहले अपने प्रोजेक्ट्स में आउटसोर्स कर रही थी, उसमें मेरी क्वालिटी का, मेरी ड्यूरेबिलिटी का, एस्थेटिक्स का, हर चीज़ का प्रॉब्लम आ कॉस्ट का रहा भी था। फ़र्क आता हर होगा। चीज़ का फ़र्क आ रहा था, क्योंकि जिस कारपेंटर को देती थी वो फिर कहते थे कि आज बाजी जब ये चीज़ बन जाएगी ना फिर आप आके ले लेना, लेकिन उसने मटेरियल क्या डाला है कुछ भी नहीं पता, ना फॉर्म पता है, ना टायर पट्टी पता है, ना वुड का पता है कि गीली लकड़ लगा दी है। अल्टीमेट क्लाइंट फिर मेरा ख़राब होता था। तो फिर मैंने ये डिसाइड किया कि आइदर मुझे शोरूम की तरफ या फैक्ट्री की तरफ जाना चाहिए। तो फैक्ट्री की तरफ इसलिए मैं आई क्योंकि वहाँ पे आप एक चीज़ को लेकर उसकी कंप्लीट प्रोडक्शन कराते हैं, और फिर क्लाइंट जो है ना वो फिर किसी टाइम पे भी आके अपनी प्रोडक्ट को, फर्नीचर को फैक्ट्री में देख सकते हैं एटलीस्ट कि क्या बन रहा है। Nida, thank you so much for your time. I had a great time with you. I wish you best of luck for your more future plans, and thank you for your time. Yeah. Thank So I'll see you after a break. देखते रहिए Morning with Fiza. वेलकम बैक टू वॉचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। और नाज़रीन, मेरे पास अभी जो मेहमान है रमीज़ इब्राहिम साहब हैं, रमीज़ इब्राहिम ख़ान, जो कि बॉडी बिल्डर हैं। मैं इनके बारे में बताऊँ, लॉस वेगस में अभी अमेरिका में एक कंपटीशन हुआ था बॉडी बिल्डर का, और वहाँ पर मिस्टर यूनिवर्स जो है उसका ख़िताब इनको मिला। ये जीत कर आए हैं, वहाँ पर ट्रॉफ़ी लेकर आए हैं, और वहाँ पर 44 मुल्कों के जो बॉडी बिल्डर हैं ऑलरेडी वहाँ पर मौजूद थे, आए थे खेलने के लिए। मगर बड़े प्राउड मोमेंट की बात है कि ये वहाँ पर जीत कर आए हैं बग़ैर किसी सरपरस्ती के। ये वहाँ पर गए, कोई गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं थी, उसके बावजूद वो गए और इतना बड़ा एजाज़ जो अपने नाम करके आए हैं। ठीक है, तो आज हमने इनको मदऊ किया है हमारे शो पे, हमारे साथ कराची से जो वीडियो लिंक है उसके थ्रू हमारे पास है, हमसे बात कर रहे हैं। और मैं इनके बारे में ये भी कहूँगी कि कामरन टिसोरी जो हैं उन्होंने इनको 1 मिलियन दिए फिर पाकिस्तान में, और इनको मेडल भी दिया। मगर उसके अलावा गवर्नमेंट लेवल पे किसी ने भी इनकी पजीराई नहीं की, इनकी हौसला अफजाई नहीं की, और ना ही इस जश्न में इनका साथ दिया। तो मैं इनको सबसे पहले विश करना चाहूँगी और आपको जो है मुबारकबाद पेश करना चाहूँगी कि आपने हम सबका, पाकिस्तानियों का नाम रोशन किया। रमीज़ इब्राहिम साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी? जी वालेकुम अस्सलाम, जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, अभी आप कहाँ मौजूद हैं? कराची में, राइट? जी मैं कराची में हूँ। कब वापस आए, कब ये था, ये सारा कुछ जो टूर्नामेंट था इसमें कब हिस्सा लिया, ये सब कुछ बताइएगा। कितने दिन का था टूर? जी ये 13 अक्टूबर को मैं निकला था कराची से। अच्छा। और कंपटीशन था 20 अक्टूबर को। अच्छा। और काफ़ी मुश्किलात और हर्डल्स के बाद मैं वहाँ पहुँचा, और पहुँच के जो है वो काफ़ी अकेला फील किया अपने आप को। वहाँ पे कोई साथ नहीं था, मैं अकेला था। अच्छा। तो बहरहाल टीम्स बहुत टफ आई हुई थी, कंपटीशन बहुत हाई लेवल का था, क्योंकि ये जो फेडरेशन है WFF, ये दुनिया की नंबर 2 फेडरेशन है। इसमें 130 कंट्रीज रजिस्टर्ड हैं। अच्छा। और सारी टॉप नॉच कंट्रीज हैं। मेरे अगेंस्ट में जो कंट्रीज थी वो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, UK, USA, कनाडा, अर्जेंटाइन, मैक्सिको, ब्राज़ील और जापान, साउथ कोरिया। तो ये सारी वो कंट्रीज होती हैं, इनके जो एथलीट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, और फिर इनके साथ पूरा टीम में कोच, मैनेजर, डॉक्टर, फिजियोथेरेपिस्ट सब आते हैं। अच्छा। तो मैं तो यहाँ से अकेला ही किया था। हाँ, अच्छा। सब कुछ मैं खुद ही था, 1 मैन आर्मी था वहाँ पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने वहाँ इज्जत दी, कौम की दुआओं से। मगर एक माँ बाप बात की यह कि दुआओं उनके से। पास इतने लोग थे, उनके पास इतनी टीम थी, इतने थेरेपिस्ट थे, इतने ट्रेनर थे, सब कुछ थे, कोचेस थे, मगर आपके पास कोई नहीं था सिवाय आपकी अम्मी की दुआओं के। और आपने बस अल्लाह से मांगा, देखें अल्लाह ताला ने आपको इतनी ऊंची, इतनी बुलंद कामयाबी अता फरमाई। ये बड़ा प्राउड मोमेंट है, और मैं कहूँगी कि इस बात पे बल्कि रोना कि मेरे पास कोई नहीं है और उसके बावजूद आपके पास अल्लाह है। अल्लाह ने आपको वो जीत, वो कामयाबी का जश्न जो है दिया कि मैं कहती हूँ कि पूरी दुनिया में आप जो है पाकिस्तान की कामयाबी का झंडा जो है गाड़ के आए। ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसे ही है। मेरा अल्लाह पे बड़ा तवक्कल है, अल्लाह ताला ने सारे फैसले छोड़े हुए थे, और बस मुझे किसी चीज़ का डर नहीं था वहाँ पे। मैं क्योंकि 8 साल पुराना एक्सपीरियंस रखता हूँ इंटरनेशनल स्टेज का। अच्छा। इससे पहले भी मैं पाकिस्तान की हिस्ट्री बना चुका हूँ। 2022 में वर्ल्ड चैंपियन बना था, 3 गोल्ड मेडल और प्रो कार्ड जीत कर लाया था। पाकिस्तान की तारीख रकम की थी मैंने 2022 में। माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ, इससे पहले भी मैं कर चुका हूँ, तो उसमें मैंने 55 कंट्रीज को बीट किया था, और रनर अप उसमें इंडिया रहा था। अच्छा। इस बार जो है रनर अप मैक्सिको रहा मेरे साथ।
अच्छा। और काफी जो है वो मतलब मुझे टफ टाइम था वहाँ पे। यूएस का मुकाबला आसान नहीं होता, हाँ। लास वेगास जाना, यूएस जाके खेलना, परफॉर्म करना, लेकिन बड़ा प्राउड फील हो रहा है कि वहाँ जा गया मैं और पाकिस्तान का झंडा लहराया अच्छा, आप जो और टिकट नेशनल एंथम वगैरह चला। यहाँ से आपको मिला तो वो खुद ख़रीदा अपनी जेब से, या फिर उन्होंने आपको, किसी ने जहाँ पे सिलेक्शन हुई थी उन्होंने भेजा आपको? ये सब कुछ कैसे हुआ? जाने का इंतज़ाम, वहाँ रहने का इंतज़ाम, होटलिंग, सब कुछ ये कैसे मुमकिन हुई? अपने खर्चे पे गए थे क्या? जी देखिए, अमेरिका जो है ना वो एक बहुत ही एक्सपेंसिव जगह है, और खास तौर पे जहाँ इवेंट था लास वेगास, वो तो बहुत ही महंगा है। ठीक है। तो वहाँ पे जो टोटल एक्सपेंस मेरा इसमें आया वो आया 25 लाख रुपए। तो 25 लाख रुपए ओह! में से जो जी 12,50,000 तकरीबन जो है वो मेरे एक स्पॉन्सर हैं, सैयद फवाद भाई चाइल्ड प्रॉपर्टीज के, उन्होंने मुझे स्पॉन्सर किया टिकट और एकोमोडेशन अच्छा, 6 दिन की। ठीक वो है। मेरा टूर था 10 दिन का। तो वहाँ की जो रजिस्ट्रेशन फीस थी, वहाँ खाना पीना था, 4 दिन एक्स्ट्रा रुकना था, और कुछ अगर मुझे चीज की जरूरत पड़ रही थी तो वो सब लेने लाने में, क्योंकि आप वहाँ खाना खाने बैठे तो आपके $500 $400 ऐसे खर्च होते हैं, ऐसे कोई बात ही नहीं है। जी, बिल्कुल। तो इस तरह से जो है वो तकरीबन 25 लाख रुपए खर्चा हुआ वहाँ पे। ये जो आते रजिस्ट्रेशन सुनते फ़ीस इसमें थी, ये किसने पे की है, कितनी थी? ये भी मैंने खुद पे की है। ये तकरीबन टैनिंग मिला के, इसमें बॉडी टैनिंग मशीन से करनी है, फोटोग्राफ्स चाहिए, और 3 कैटेगरी की मैंने फीस भरी थी। तो ये सब कुछ मिला के $1,000 तो ये जमा हुए टोटल। इस कंपटीशन के और बारे में आपको बताया किसने था? किसी दोस्त ने, या फिर जी आप? नहीं नहीं, देखें, इसमें हमारी फेडरेशन है WFF पाकिस्तान, उसमें हमारे वसीम कुरैशी साहब हैं, उन्होंने मुझे इस कंपटीशन के बारे में जनवरी में बताया था, क्योंकि वो काफी दिन से फॉलो कर रहे थे मेरे सोशल मीडिया को, और वो देख रहे थे कि मैं कराची से एक अच्छा टैलेंट हूँ जो पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकता हूँ। तो जो फॉरेन यूएस के लोग हैं वो भी चाहते थे कि मैं वहां जाऊं और परफॉर्म करूं। लेकिन मायूस होकर मैं 2022 के बाद बॉडी बिल्डिंग छोड़ चुका था। लेकिन ये जो मेरे स्पॉन्सर है चाइल्ड वाले, इन्होंने मुझे बैकअप किया कि भाई जितना मुझसे हो सकेगा मैं करूंगा, तुम तैयारी करो, जाओ खेलो, तुम परफॉर्म कर कर आओ, तुम जीतोगे। तो मैंने कहा चले मैं कोशिश करता हूँ, और अल्लाह पाक ने फिर उसमें कोशिश में साथ दे दिया। माँ बाप की दुआएं, कौम की दुआएं, वाइफ की सपोर्ट होती थी, बच्चे भी दुआ कर रहे थे। तो सबको उम्मीदें बहुत लग जाती है मुझसे जब भी मैं तैयारी करता हूँ या कहीं पोस्ट डाल देता हूँ ना कि मैं जा रहा हूँ पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने, तो उनको पता है कि ये हिस्ट्री सेट कर चुका है, तो ये जीत कर ही आएगा। तो फिर ये भी ये, बड़ा हर्डल होता है आपके लिए। हाँ, फिर ये जो गवर्नमेंट स्टोरी तक बात गई, वो किस तरीके से पहुंचाई आपने? फिर वो क्या सिलसिला हुआ? क्योंकि पाकिस्तान से किसी गवर्नमेंट लेवल पे आपको अप्रोच नहीं हुई, आपकी हौसला अफजाई नहीं की, किसी ने आपको सपोर्ट करने की कोशिश नहीं की। तो मुझे ये बताइएगा कि फिर किस तरीके से उन तक बात पहुंची? फिर ये 1 मिलियन वाली कहानी कैसे हुई जो उन्होंने आपको दिया? देखिए, हुआ ये कि जब मैं अमेरिका में मौजूद था ना, जब इवेंट जीता ना, तो मैंने एक वीडियो अपलोड की, पिक्चर्स अपलोड की, बहुत प्राउड फील कर रहा था उस टाइम पे, गूज़बम्प्स आ रहे थे, और दिल चाह रहा था बस किसी तरह अपने घर वालों से जाके मिल लूं और वापस पाकिस्तान चला जाऊं कामयाब होने के बाद ना। तो बिल्कुल भी दिल नहीं लग रहा था यूएस में। तो अचानक जो है ना, एक दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गए, मैं बहुत सैड बैठा हुआ था यार, इस बार तो मैंने कोई बहुत बड़ा काम किया है, मतलब आउट ऑफ द बॉक्स काम कर कर आया हूँ। अमेरिका में इतनी सारी कंट्रीज को हराया, हिस्ट्री सेट कर लिया, अब तक कोई गवर्नमेंट का बंदा मुझे अप्रिशिएट नहीं कर रहा ना, मतलब किसी ने भी अप्रिसिएशन नहीं दिया। अचानक कामरान टिसोरी की एप्रिसिएशन आई मेरे पास, तो मैं बहुत खुश हुआ। मैसेज आया एक न्यूज चैनल का कि उन्होंने आपको अप्रिशिएट किया है। फिर मुझे बड़ा अच्छा फील हुआ, और उस वक्त बहुत अच्छा फील हो रहा था कि चलो किसी ने तो मुझे अप्रिशिएट किया। फिर जब मैं पाकिस्तान आया, इन्होंने मुझे गवर्नर हाउस इनवाइट किया, वहाँ बाकायदा गोल्ड मेडल पहनाया, और फिर उसके बाद मुझे 1 मिलियन का प्राइस अनाउंस किया, और तमाम पूरे पाकिस्तान के लोगों से अपील की कि ये रमीज जो है ये कोई मामूली जीत लेकर नहीं आया, आप लोग इसको सपोर्ट करें, प्रमोट करें। जिस तरह आपने अरशद नदीम को सबने मिलके बैकअप किया था, तो क्या मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं क्या बांग्लादेश को जिता कर आया हूँ, या श्रीलंका को जिता कर आया हूँ, या इंडिया को रिप्रेजेंट करके आया हूँ? मैं भी तो नहीं, पाकिस्तान जिता कर आया हूँ, और कोई छोटी मोटी जीत छोटी नहीं। मोटी ये चीज़ नहीं है। ओलंपिक्स में तो 8-10 कंट्रीज
8-10 कंट्रीज का इवेंट होता है, हम तो 45 ममालिक को अकेले लड़कर आए ना। क्या कोच बात ना है मैच रमीज करे, भाई, मैं आपकी बात को ना आगे सपोर्ट करने बढ़ाते वाले। हुए सिंध गवर्नमेंट भी जो है और पंजाब गवर्नमेंट भी जो है तरीके से आपको विश करें, आपको आपकी पजीराई जो है ज़रूर मुझे लगता है करनी चाहिए। इतनी एफ़र्ट और इतनी अच्छी, इतनी बुलंद कामयाब आपने जो है ना ये उनको शिकस्त दी है और इतने अच्छे तरीके से वहाँ जाके अमेरिका के उनके प्लेटफॉर्म में परफॉर्म किया, जो कि बहुत टफ मुकाबला था। इतने ममालिक आपके साथ थे, उसके बावजूद ना ट्रेनर था ना कोच था और आपके पास कोई ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं थी, उसके बावजूद आपने जो है कामयाबी हासिल की। और ये बहुत बड़ी कामयाबी इस वजह से भी है क्योंकि आप अकेले थे, आपके साथ कोई नहीं था। आपकी आवाज़ में बन के मेरे चैनल के तवज्जुह से मैं गवर्नमेंट को अपील करूँगी कि जिस तरीके से कामिल स्टोरी ने नज़रसानी की है उसी तरीके से आप भी अप्रिसिएशन का हकदार इनको ज़रूर बनाएं, क्योंकि एक जो कामयाब इंसान है जो बहुत एफ़र्ट करता है और कामयाबी से खेलता है और अच्छे पॉजिटिव तरीके से अपने रास्ते को हासिल करने की कोशिश करता है, तो उस ग्राउंड में जो जीता हुआ खिलाड़ी है उसको अप्रिशिएट ज़रूर कीजिए। आपकी छोटी सी पजीराई की जो है वो बहुत ज़रूरत है। थैंक यू रमीज़ भाई, विश यू बेस्ट ऑफ लक। एक ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। और नाज़रीन, मैं आपको बताऊं आज भी जो टॉपिक हम आपके सामने लेकर आए हैं, जो मेहमान साथ हम लेकर आए हैं, मैं आपको बताऊं एक तो जुगलबंदी जो जोड़ी हमने इस तरह से यहाँ पर आपके सामने रखी है, एक औरतों के लिए है और एक मर्दों की आवाज़ है। और यहाँ मगर मैं बोलूँगी जो औरत है वो मर्द की आवाज़ है, पूरे माशरे में बड़ा बहुत नाम है उनका, बड़ी फेमस है। और जो दूसरे मेरे मेहमान हैं वो औरतों के लिए और मर्दों के लिए दोनों ज़रा रहम दिल हैं, सपोर्ट करते हैं तो हैं मगर दोनों ज़ुबान के खड़े और उसूल पसंद। आप लोग उनकी बात की जो रहनुमाई है वो बहुत आसानी से, बहुत आसान लफ्ज़ों में समझ जाते हैं, क्योंकि जो माशी मसाइल हैं, जो टेंशन्स हैं, उनको वो अपने बहुत आसान लफ्ज़ों में आपके सामने बयान करते हैं। तो मैं आज के टॉपिक को थोड़ा सा एलैबोरेट कर दूं, फिर मेहमानों की तरफ आती हूँ कि ये जो हमारी नौजवान नस्ल है आज की, ये बहुत ज़्यादा लिबरल हो गई है। आज़ाद ख्याली के नाम पे कुछ ऐसी ऐसी हरकत कर रही हैं जो कि बिल्कुल सही नहीं है। और देखें, हम आज इस पे ये बात करेंगे कि आज़ाद ख्याली है क्या और ये किस हद तक नौजवानों को मिलनी चाहिए और किस हद तक अवेल होनी चाहिए। क्योंकि ये जो नौजवान नस्ल में ट्रेंड आ गया है ना कि भाई हमने रिलेशंस रखने हैं शादी से पहले, और हमने गोरों वाले जो हरकतें कि शादी से पहले एक घर में रिलेशंस वाला सीन चलाएंगे, मियाँ बीवी की तरह रहेंगे, उसके बाद देखेंगे चलती है तो फिर निकाह कर लेंगे, शादी। ये इस तरीके की आज़ादियाँ, इस तरीके की चीज़ें हमारे माशरे को हमने प्रमोट नहीं करना। मंशियात में उनको इतनी आज़ादी मिल गई है कि जो स्टूडेंट्स तबका है, अगर आप देखें तो वो मैं सारे स्टूडेंट्स को नहीं कहूँगी मगर फिर भी मोस्टली ऐसे स्टूडेंट तबका है जिसमें लड़के लड़कियाँ दोनों मंशियात का शिकार हो गई हैं। नौजवान नस्ल जो अगर हमारी मंशियात में और नशे में मुब्तला हो जाएगी तो फिर हमारी यूथ, हमारा फ्यूचर तो कुछ भी नहीं है। फिर उसके अलावा हर किस्म की आज़ादी जो है इनको चाहिए। तो ये आज़ादी किस हद तक देनी है, किस हद तक नहीं देनी है, इस आज़ाद ख्याल के ऊपर बात करने के लिए हमारे पास ज़बरदस्त मेहमान मौजूद हैं। साहिबजादा काशिफ महमूद वासिफ अली वासिफ साहब के साहबजादे हैं, किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है। थैंक यू फॉर कमिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत है? अल्हम्दुलिल्लाह। और उन्हीं के साथ तशरीफ़ फरमा मेरी बहुत प्यारी बहन, दोस्त नबी अली ख़ान, डॉक्टर नबी अली ख़ान जो है वो भी किसी तारीफ़ की मोहताज नहीं है। थैंक यू फॉर योर टाइम। Thank you so much, Fiza. आई लव योर स्किन इन सलामत पिंक। रहे। वाह, दिस इज़ अ नाइस कलर यू आर वेयरिंग, है ना? Yes, I क्या love बात it. है, क्या too. बात है, रंग बिखेर दिया आज आपने आके। आज तो आप फिर बहुत आज प्यारी लग रही है माशाल्लाह। टॉपिक भी कुछ इसी तरह का है। तो सबसे पहले आप मुझे बताइएगा काशिफ साहब कि ये जो आज़ाद ख्याली है ये होती क्या है? सबसे पहले तो मैं ख़याल को ना एक ताकत समझता हूँ, और ताकत का जहाँ पर आज़ादाना इस्तेमाल होगा वहाँ पे वो कोई ना कोई अपने मनफी असरात ज़रूर रखेगी। इसलिए उस ताकत के ऊपर एक ताकत ऐसी होनी चाहिए जो उस ताकत को बचा कर रखे, वाह, वरना बॉम्ब भी बन जाते हैं, वरना आपकी मेडिकल की चीज़ें भी बन जाती हैं। हाँ, आप जो चाहें आप उसको बना लें। ठीक। तो आज़ाद ख्याली जो है ना जी, एक मेरे ख्याल में एक वहम है। क्योंकि अगर एक वासिफ का शेर है कि पल भर में ज़मी बोस वो हो जाती है वासिफ, आहा, तामीर निकल जाती है जो अपनी बिना से, तामीर निकल जाती है जो अपनी बिना से, जो अपनी बुनियाद से जो ओके। हट जाती है ना, हाँ। वो बड़ी, चाहे जितनी मर्जी बड़ी बिल्डिंग हो, उसमें गिर नहीं होता। अरे वाह, क्या बात है। तो अगर सारा कुछ ऐसे ही आज़ाद रहना होता है ना तो फिर दीन का वजूद ना होता। सही। जो कवानीन दुनिया ने बनाए बहुत अच्छे हैं,
लेकिन जो कवानीन इस्लाम ने बनाए वो सबसे अच्छे हैं, क्या बात है। क्योंकि वो अल्लाह ने हमारे लिए बनाए वाह, और वो मुझे हमारी बेहतरी के आपकी लिए लास्ट बात जो नहीं भूली थी और बड़ी हमारी वायरल भी हुई वो बात, मुझे लगता है लोगों को लग गई, मैं रिपीट करना चाहूँगी क्योंकि नौजवान नस्ल की बात कर रहे हैं आप। वासिफ अली वासिफ साहब ने बड़ा अच्छा आपके लफ्ज़ों में आपने बयान किया कि उन्होंने कहा है कि जो तालीम है बच्चों को मॉडर्न दौर की दो, डिजिटल दौर की, टेक्निकल जो काम है सब सिखाओ, AI का ज़माना है वो सब सिखाओ, वैसी तालीम दो, मगर उसको दीन पुराना कदीम ज़माने का दो, बिल्कुल उसकी तरबियत दो। जी, हैं? बिल्कुल ऐसी। ये मुझे बात बहुत लड़ी थी आपकी। तो ये जब तक उनको ये एहसास ना हो कि क्या चीज़ उनके हक में है और क्या नहीं, वाह, तब तक बात समझ नहीं आती। कुरान पाक में इरशाद फरमाया गया है कि ऐन मुमकिन है तुम अपने लिए वो पसंद करो जो तुम्हारे लिए बेहतर नहीं है, और जी हाँ, अच्छा। ऐन मुमकिन है अच्छा तुम अपने लिए वो पसंद करो जो तुम्हारे हक में बेहतर नहीं है, अच्छा और ऐन मुमकिन है तुम अपने लिए वो चीज़ ना पसंद करो जो तुम्हारे हक में बेहतर है। अच्छा तो यानी कि हमारे जो ख्यालात हैं वो हमें उलझा सकते हैं ऐसी चीज़ों में जो हमारे हक में बेहतर नहीं है, जिनका रिज़ल्ट बाद में जाके ख़राब होना है। आज जिस माशरे को हम लोग बहुत पजीराई देते हैं बाहर के ममालिक को, उनको करीब से जाके देखें ना तो उनके अंदर बहुत दर्द है, बहुत तकलीफ़ है, फैमिली स्ट्रक्चर उनका सारा तबाह हो चुका हुआ है, रिलेशंस के नाम पर वहाँ पर जो है वो। मैं आप पे थोड़ा सा पूछूंगी, जो हमारी आज की नौजवान नस्ल है ना, तो वो तो आपके सामने वो इस्लाम को तो पढ़ ही नहीं रही है, वो तो सोशल मीडिया को पढ़ रही है, फिर किस तरह से? देखिए, और ख़ास तौर पे सोशल मीडिया तो वेस्ट के कंट्रोल पे, तो आपको पता है कि तालीम जो उनको मिल रही है वो दीन से नहीं, उनको वेस्ट से मिल रही है। एक दौर था जी जब ना पाकिस्तान में यूट्यूब शुरू हुई थी अभी, तो मैंने उस वक्त अपने सरकार का नाम लिखा वासिफ अली वासिफ। यूट्यूब पर कुछ भी नहीं था, मैंने एक चैनल बनाया और उस पर मैंने व्हाट्सएप की वीडियोस लगानी शुरू कर दी। जहाँ सब बुरे आवाज़ दे रहे हो ना, तो आपके पास हक मौजूद है कि आप सही आवाज़ दें। वही जगह है जहाँ पर सब बुरे कर रहे हैं, वही जगह है कि वहाँ पर आप ठीक करें। अरे वाह, आपको भी शामिल करूँगी। ये बताइएगा कि आपके ख्याल में जो ये लिबरल होना है और ये आज़ाद ख्याली की जो मुख्तारी है, ये किस हद तक मिलनी चाहिए, किस हद तक स्पेस मिलना चाहिए और क्यों मिलना चाहिए नौजवान नस्ल को? देखिए, जिस फसल पे बारिश नहीं होती वो फसल तबाह हो जाती है, और जिस नस्ल में दीन नहीं होता वो नस्ल तबाह हो जाती है। वाह। और आज हमारे माशरे में यही सब कुछ हो रहा है कि हमारे पास, हम जितने दीन से दूर हैं हम उतनी तबाही की तरफ जा रहे हैं, बेरारवी की तरफ जा रहे हैं। जैसे भी आपने ख़ुद कहा कि हमारे सोशल मीडिया पर जो एक साइलेंट वॉर स्टार्ट हो चुकी है, ये तो वेस्ट के हाथों में है। यहाँ तो हमारा कल्चर ही नहीं है, जो उन्होंने इंडोज़ किया वही हमारी नौजवान नस्ल जो है वो सीख रही है। जो उनका कल्चर है वो हमारा कल्चर फॉलो कर रहे हैं। उन्होंने जो है वो कुरान पाक से सीख लिया, उन्होंने उमर लॉ को जो है वो अपनी सड़कों पर लिख दिया, और हमने क्या किया कि कुरान पाक को बगैर तर्जुमे से पढ़े जो है वो ताक में रख दिया। उसको पढ़ते हैं सिर्फ जो है वो सवाब हासिल करने के लिए, कोई फौत हो जाए तो उसको इसाले सवाब के लिए जो है वो ख़त्म करवा देते हैं, कुरान ख़वानी करवा देते हैं, या हम सवाब की गर्ज से कर रहे हैं। ये जो सवाब का कॉन्सेप्ट है ना हमारे जहन में, ये भी सवाब है कि किसी बिगड़ी हुई औलाद को जो है वो सीधे रास्ते पे ले आना। ये भी सवाब है कि किसी के गलत रास्ते पे जाते हुए उसे सीधा रास्ता दिखा देना। ये भी सवाब है कि कोई नाफरमान औलाद जो बेरारवी की तरफ जा चुकी है उसे सही और गलत में तमीज़ देना, ये भी सवाब है। हमने ये सवाब नहीं सीखे, हमने सिर्फ ये सवाब सीखा कि कुरान पाक पढ़ने से हमें सवाब मिलता है, नमाज़ पढ़ने से हमें सवाब मिलता है। अब ये नहीं पता कि आप कुरान पाक जो पढ़ रहे हैं वो कितने दिल से पढ़ रहे हैं और आपने उसको समझा कि अल्लाह आपसे क्या कह रहा है। जैसे सर, बहुत बड़ी शख्सियत मेरे साथ आज आपने जो है वो यहाँ पर बिठाए हैं, वासिफ अली वासिफ साहब के साहबजादे, जो मैं समझती हूँ कि वासिफ अली वासिफ को मैं बचपन से पढ़ती आ रही हूँ। वो एक अपने अंदर एक पूरी दुनिया है अल्फाज की, बेशक, और वो कहते हैं कि ये दुनिया जो है मुसाफिर खाना है और हम सब जो है वो अपने अपने हिस्से का बोझ उठा रहे हैं। क्या हमने कभी इस चीज़ को समझने की कोशिश की है? वासिफ अली वासिफ जो है वो यंग जनरेशन के लिए एक बहुत बड़ा, मैं कहती हूँ बहुत बड़ी मिसाल है, रोल मॉडल है। उनकी किताबें, उनकी चीज़ें, जैसे सर ने भी कहा कि हमें सोशल मीडिया पर आकर जहाँ नेगेटिविटी लोग फैला रहे हैं, जहाँ लिबरलिज्म को जो है वो प्रमोट किया जा रहा है, जहाँ अपने हक और अपनी आज़ादी के लिए औरतें ये नारा लगा रही हैं कि मेरी मर्जी मेरी मर्जी। कौन सी मर्जी? किस चीज़ की मर्जी आपकी? आपको इस्लाम जितनी मर्जी का ऑर्डर दे रहा है, हुक्म दे रहा है, उतनी मर्जी आपकी, इससे आगे कोई मर्जी नहीं है आपकी। आपकी मर्जी ये है कि आपने शौहर को जो है वो शौहर समझना है, उसकी इज्जत करनी है,
शौहर के घर वाले भी आप पर फ़र्ज़ हैं, आपके साथ जो है वो रिश्ते जो जुड़े हुए हैं, आपने उनकी भी तकरीम और इज़्ज़त करनी है और आपने अपनी हया का भी ख्याल रखना है, आपने अपने किरदार पे भी काम करना है। आपकी ज़िम्मेदारी ये थी, आपकी ज़िम्मेदारी ये तो नहीं थी कि आप सड़कों पर निकल के जो है वो बेहयाई के पोस्टर हाथों में लेकर जो है वो मेरा जिस्म मेरी मर्जी की बात करें। मेरे साथ बहुत इनका इख्तलाफ है, मेरे ख़िलाफ़ जो वो साजिशें भी होती रहती हैं सोशल मीडिया पर, प्रोपेगेंडा भी स्टार्ट होते हैं, बट मुझे इससे कोई कंसर्न नहीं है। मैंने हुक्म और ऑर्डर मुझे वही है कि जो मेरे रब का हुक्म और जो हक की बात है, जो हक की बात है। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा ज्वाइन करेंगे। आज दोनों ज़बरदस्त मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और हम बात कर रहे हैं कि जो यूथ में इतनी आज़ाद ख्याली आ गई है और किस हद तक आ गई है, हमने इसको किस तरीके से काबू पाना है और कैसे रोकना है और किस हद तक इजाज़त देनी है। ब्रेक के बाद बात करें। वेलकम बैक। आज हम बात कर रहे हैं ये जो यूथ में आज़ाद ख्याली है उसके क्या नुकसानात हैं, क्या फ़ायदे हैं, और मेरे पास दोनों मेहमान मौजूद हैं आपकी रहनुमाई के लिए। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाही थी कि जो यूथ है उनको इतनी इंटरटेनमेंट मिली है आज़ाद ख्याली की वजह से, लिबरल हुए फिर रहे हैं, ठीक है, एक ख़ुद मुख्तारी है उनको कि जो कुछ कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं और उसमें फ़न भी कर रहे हैं, इंजॉयमेंट भी है, सब कुछ है, फिर वो दीन की तरफ क्यों आएंगे, वो ये रास्ता क्यों चुनेंगे और वो क्यों सुनेंगे हमारी? अभी इसमें पेरेंट्स किस तरीके से अपना रोल प्ले करें, क्योंकि वो तो हाथ नहीं आ रहे, वो तो उनको अपनी इंजॉयमेंट और सब चीज़ों की आदत लग गई है और आज़ादी की जो है ना रस्सी उन्होंने पकड़ ली है। अब क्या करना है? मैं आपको बताऊं, एक जैसे लफ्ज़ है ना आज़ाद ख्याली, इसके मुकाबले का एक और लफ्ज़ है जिसको कहते हैं रोशन ख्याली। रोशन ख्याली जो है ना वो आज़ाद ख्याली से ज़रा मुख्तलिफ है और उसके अंदर भी बहुत चाम मौजूद है, और वो चाम ये मौजूद है कि हम अपनी दीनी अक़दार को और उसके दायरे में रहते हुए हमारे पास भी नई, एक कहना चाहिए कि नई डायमेंशंस, नई इनोवेशंस और नई चीज़ें करने के लिए बेबहा चीज़ें मौजूद हैं हमारे पास। अगर हम कहें ना कि जैसे इल्म है, तो एक इल्म है और एक इल्म नाफ़े है। ऐसा इल्म जिससे लोगों को नफ़ा मिलता है। तो हम लोग ये देखते हैं कि अक्सर हम अपने स्कूलों में, कॉलेजेस में, मैंने MBA किया और ड्यूरिंग दैट MBA मुझे एक चीज़ समझ में आई कि हम लोग सिर्फ एक प्रोडक्ट्स बन रहे हैं जिन्हें ये बात पता चल रही है कि हम डॉक्टर हैं, हम इंजीनियर हैं। एक अच्छा इंसान कैसे बनाना है, इस चीज़ के ऊपर कहीं पर कोई काम ही नहीं हो रहा। तो जब आप उनके हवाले करेंगे सारा कुछ, तो फिर उसकी नई नई वो डायमेंशंस खुद से ढूंढेंगे। उनको को हो सकता है बाहर का गोरा सिंगर पसंद आता हो। आप देखें हमारे आज के हीरोज़ कौन बने हुए हैं, बाहर के लोग या ड्रामे के लोग। तो हीरोज़ तो आपने बनाने बंद कर दिए हैं यहाँ पर। जब हीरोज़ आपके बदलना शुरू हो जाएंगे तो आप फॉलो किसको करेंगे, ये भी तो आप सोचें ना ज़रा। अब नौजवान नस्ल को ना हम इतना ज़्यादा मोरद इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते कि वो इतना कुछ कर रहे हैं। हम लोग उनको वो प्लेटफॉर्म नहीं मुहैया कर सक रहे, हम लोग उनके सामने वो नए हीरोज़ नहीं ला सक रहे कि जिनको हम प्रेज़ करते हैं। अगर हम खुदा ना खास्ता सिर्फ पॉलिटिशियंस और सिर्फ शोबिज़ इंडस्ट्री और ये सारी मीडिया इंडस्ट्री, इसी को ही आपने चाम बनाना है, तो रिज़ल्ट यही आएगा जो हो रहा है। अगर आप एक नई डायमेंशन उनके सामने इंट्रोड्यूस करेंगे, देखो इसका फ़ायदा क्या हुआ। ये जो आज के दौर का एक इंसान है जो नए दौर के तरीके पर भी चल रहा है, लेकिन अपनी फुटिंग्स को स्ट्रॉन्ग रखा हुआ है, करैक्टर को स्ट्रॉन्ग रखा हुआ है, अपने आगे आने वाली नस्ल के लिए कैसे मुफीद साबित हो रहा है। अगर आप अपने हाथ से उसको नेकी करके नहीं दिखाएंगे, उसको नेकी का चाम समझ में नहीं आएगा। सर मगर एक और भी मोस्टली, बल्कि मैं आपको भी शामिल करती हूँ, मुझे बताइएगा जैसे अब आप बात कर रहे हैं ना कि हमने नेकी करके दिखानी है। अब हम ये वाले जो पेरेंट्स हैं जो हैं मोस्टली, ठीक है, कुछ लोगों के घरों में होता होगा कि बाप जो है बच्चों के सामने पी पिला रहा होगा या कोई ऐसी मंशियात का इस्तेमाल कर रहा होगा, चाहे स्मोकिंग वगैरह ये सब कुछ, या फिर पार्टीज़ में जाता होगा या कुछ ने बैठक रखी होगी जहाँ पे कोई अड्डा शड्डा बनाया होगा और उस बैठक का जो है ना 4 लोगों को, दोस्तों को बुला के वहाँ पे बैठक का अपना नुमाइशी प्रोग्राम करता होगा। वाह, सारे तो ऐसे नहीं है, ठीक है ना। मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि अभी जो ट्रेंड आ गया है पार्टीज़ का, पाकिस्तान में बड़े बड़े शहरों में ऐसी चीज़ें होना शुरू हो गई हैं, द GT, द पार्टीज़, द डांस पार्टीज़, और ये सारा कुछ जो ट्रेंड है, इसमें ये बच्चे जाते हैं, यूथ स्पेशली जाती है रात के 12-12 बजे के बाद
लेट नाइट यहाँ पे बैठकें होती हैं, ठीक है भाई, जो चाय कैफ़ेज़ खुल गई हैं, ये जो शीशा पहले खुल गई थी, पहले ये मसले थे, उसके बाद ये जो चाय कैफ़ेज़ और इस तरह की जो पूरा भरा पड़ा है बड़े शहरों में, अब वो बच्चियाँ जा रही हैं, बच्चे जा रहे हैं मिलके, पूरी गैदरिंग यूथ की जो है बैठी पड़ी है देर देर तक। तो माँ बाप पूछ नहीं रहे कि लड़का जो है हमारा 12 बजे के बाद क्यों आता है, ये लड़की हमारी 12 बजे के बाद क्यों, और ये सारी शुरू होती है हम अपनी दोस्तों के साथ जा रहे हैं कैफ़े बैठ रहे हैं, बैठक का पता है कैफ़े बैठ रहे हैं, उस बैठक में वो सिगरेटें भी तो पी जा रही हैं, बेटियां बैठी हैं, जो साथ कैफ़े के जो दोस्त हैं वहाँ पे तो ओपनली सिगरेट्स वैसे ही अवेलेबल हैं, आप ऑर्डर करके सिगरेट खरीद सकते हैं कैफ़ेज़ के अंदर। तो वहाँ पे वो लड़कियों के मुंह पे धुएं चल रहे हैं, सिगरेट चल रही है, वहाँ पे फिर लड़कियों को जब वो धुएं की आदत लगती है कल को वो भी धुएं मारती हैं। तो इस पर रोकथाम पेरेंट्स का काम, ये सब इस ट्रेंड को किस तरह से काबू में लेना है हमने। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे पेरेंट्स की तरबियत का जो फुकदान हमारे माशरे में आ चुका है, जहाँ हमारे वालिदैन जो पहले, आज से पहले अगर आप ये 2000 की नस्ल देख लें, ये 2000 में पैदा होने वाले जो बच्चे हैं, अगर आप इनको देख लें तो ये तो बिल्कुल ही बेकाबू हैं। उसकी वजह ये है कि इनके जो पेरेंट्स हैं, इनकी जो अर्ली एज थी ना 5 साल से और 12 साल की उम्र तक, ये वो एज है जिसमें आपने अपने बच्चों को सही और गलत के रास्ते का बताना है। अच्छा, आपने उनके ऊपर इंडोज नहीं करना, आपने उन्हें कैद नहीं करना, पिंजरे में नहीं आपने बंद कर देना, आपने नौजवान नस्ल को ये बताना है कि ये सही रास्ता है, ये गलत रास्ता है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह अल्लाह ताला बता रहा है कि ये सिराते मुस्तकीम है और ये बुराई का रास्ता है, डिपेंड ऑन यू, जहाँ मर्जी जाओ, दोनों रास्ते खुले हैं तुम्हारे लिए। अगर तुम बुराई के रास्ते पे जाओगे तो तुम्हारी पकड़ है, तुम्हें दोज़ख मिलेगी। अगर तुम अच्छाई के रास्ते पे जाओगे तो तुम्हारे लिए खुशनुदी है, अल्लाह भी तुमसे खुश है और तुम्हारे लिए रास्ते आसान कर देगा। मगर ये पाबंदियाँ कैसे लगानी है? पाबंदियाँ देखें, पाबंदियाँ जो है ना, लिबरलिज्म ने जन्म ही झूठ से लिया है। ये जो लिबरल सोच है ना, ये झूठ की पैदावार है। बेसिकली आपने अपने बच्चे को बचपन से झूठ बोलना सिखाया। आपने उसे कहा कि फादर या मदर जो है वो घर पे मौजूद हैं, लेकिन मेरे किसी दोस्त को या आने वाले बंदे को कह दो कि मेरे वाले साहब जो है वो घर पे मौजूद नहीं है। बच्चे ने झूठ बोलने का आगाज़ कर दिया। उसको पता है बाप घर में बैठा है, लेकिन उसने कहलवा दिया कि वो घर पर नहीं है। दूसरी खास बात, मैं घर पर नहीं, अबू कह रहे हैं कि मैं घर पर नहीं हूँ। अच्छा, किसी से फ़ोन पे बात नहीं करनी, किसी को जो है वो कोई और भी आप बहाना कर सकते हैं, लेकिन बच्चे से कहलवा रहे हैं कि अबू की तबीयत ठीक नहीं है, अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। आपने उसको जो है वो बता दिया, अमल से साबित कर दिया कि आपके वालिदैन जो है वो आपको झूठ पर मबनी एक लाइफ दे रहे हैं। अब उसे झूठ बोलने की आदत पड़ गई। अब वो आपको कभी नहीं बताएगा कि वो कहाँ बैठा है। अब वो आपसे सच ही नहीं बोलेगा। वो आपको बताएगा नहीं कि वो कैफेटेरिया में बैठा अपने दोस्तों के साथ जो सिगरेट नोशी में मशगूल है। बुलवा भी रहे तो ये बता दें कि बेटा बाबा की तबीयत ठीक नहीं है, बाबा आपको छोड़ के अभी जाना नहीं चाहते, बाबा इज हैविंग अ ग्रेट टाइम विद यू। आप उनको ये बोल दीजिए कि बाबा जो है ना भी आराम कर रहे हैं ना, सो दैट आई विल हैव गुड टाइम विद यू। उसमें बच्चे की केमिस्ट्री या समझ कुछ और है। यही तो अल्फाज, मगर ये कह देना कि फोन करके कह दो कि बाबा घर पे नहीं है, सो रहे हैं, तो नहीं, ऐसे नहीं। आपके बच्चे को आपने आधी बात समझाई, आधी बात आपने समझाई नहीं। जब आधी बात बच्चा समझेगा तो वो लिबरलिज्म का शिकार होगा। वो जाएगा बाहर अपनी बात समझने के लिए अपने दोस्तों में। मौला अली करमल्लाह वजह जो है वो फरमाते हैं कि इंसान की पहचान उसके दोस्तों से होती है। उन्होंने ये नहीं कहा इंसान की पहचान उसके वालिदैन से होती है, या तो ख़ानदान से होती है या फिर आपके दोस्तों से होती है। अब आपको देखना है कि आपके ख़ानदान में जो आपके पेरेंट हैं वो अपनी पेरेंटिंग में कितने ज़्यादा हाई लेवल पर जागे हुए हैं कि वो उन्हें पता है कि मेरा बच्चा जो है वो कहाँ है। मेरी वालिदा रात के 10 बजे के बाद मैं घर से बाहर नहीं रह सकती। ये बचपन से लेके अब तक मेरा अपना माशाल्लाह बच्चा है 7 साल का, लेकिन उसके बावजूद भी अब भी मुझे घर से ये कॉल्स आ रही होती हैं कि किधर हो, और उन्हें बताना पड़ता है कि मैं किधर हूं। पड़ती है, प्रूफ देना पड़ता है। और हम, मैं बताऊं, लकी है कि हमें पूछने वाले हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और जिनकी बीवियां पूछती हैं वो शौहर उकता जाते हैं। जो है वो शौहर को जो है वो पूछते हैं तो बीवियां उकताना शुरू कर देती हैं। कोई पेरेंट्स की कॉल आ रही होती है तो बच्चे डिस्टर्ब हो रहे होते हैं। हमारी आज की नौजवान नस्ल, किसी माँ बाप की कॉल आ रही होगी तो अटेंड ही नहीं करेंगे, बताएंगे नहीं कि कहाँ पर बैठे हैं। अब पीछे म्यूज़िक चल रहा है, पीछे डांस पार्टी चल रही है, यहाँ डांसिंग पिल्स जो है वो इस्तेमाल की जा रही है। जी, नशा सरेआम फरोख्त अच्छा, हो रहा है। आपने इस पे बात की। यहाँ पर जो है वो आपको आइस का नशा नौजवान नस्ल में जो है वो सरायत कर गया है। ये सब क्या है? आइस है। बच्चे क्यों मेंटली डिस्टर्ब हैं? कभी लड़कियां हैं, वो जो बात हम लोग आवाज निकालते हैं, हैरेसमेंट का शिकार हो गई हैं, ये वहाँ लड़कियां खुद पार्टियों में बैठ के वल्गर ड्रेसिंग करके टाइट कपड़े पहन के, स्लीवलेस वल्गर ड्रेसिंग उस तरीके की जिसमें बिल्कुल सब पास हैं, डांस फ्लोर पर डांस भी कर रहे हैं,
मतलब वही बात हो गई जहाँ पे एक तरफ से आप कहते हैं मुजरा बुरा है, तो डांस पार्टियों में भी तो मुजरा ही हो रहा होता अच्छा, है। ये बच्चियाँ ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब होती हैं जो डांस पार्टियों में जो है वो आधे आधे कपड़े पहन के बैठ के जो है वो डांसिंग पिल्स लेके गैर मर्दों के सामने जो है वो नाचने पे मजबूर होती हैं, उन्हें अपनी सिचुएशन का अंदाज़ा नहीं होता, ये ज़्यादा जहनी तौर पर जो है डिस्टर्ब होती हैं, शिकार हो रही हरासमेंट का शिकार हो रही ये जो होती हैं। नजरें हैं ये कौन सी पाक नजरें होती हैं जो उनके ऊपर बहुत पड़ती सारी हैं? बच्चियां जो हैं वो सिर्फ पैसे के लालच में आके इस तरह के काम करती हैं, या फिर अपने जो है वो लीड क्लास में बैठने के लिए, अपनी एक वर्थ बनाने के लिए जो है वो इस तरह के गलत काम हो रहे हैं। कॉलेज यूनिवर्सिटी के बच्चे भी जो है ना आपस में ग्रुपिंग बना के अभी पार्टीज को अटेंड करना शुरू हो गया, जाना देखें शुरू ना हो गया। वालिदैन के किन दोस्तों में उठते बैठते हैं आपके बच्चे, आपके चश्मे रात दोस्तों को का जो पार्टी है में वो लगाए क्या हुए level हैं है? और नाचे जा रहे हैं, हाँ। नाचे जा रहे हैं, नाचे जा रहे हैं मलंगों की तरह। नूर का जो केस था मुकद्दम, जी, जी, ठीक है, बिल्कुल, उसका जो बिल्कुल, केस था वो बिल्कुल। भी तो इसी तरीके वो का भी था यही ना। था, इसके अलावा उसको और हम बहुत किस सारे तरीके से केसेस भूल सकते हैं? बिल्कुल ऐसे ही है। नौजवान लड़कियां नहीं समझदार नहीं है, क्योंकि उन्हें पता वालिदैन नहीं ने है कि देखिए इज्जत उनकी कितनी कोई ज़रूरी है। तवज्जो नहीं दी थी, लड़के लड़कों कौन किसके साथ हैं, लड़कियां कौन लड़कों के साथ हैं, उनकी जहनी सेहत क्या है, उनका माहौल क्या है, किस जगह बैठ रहे हैं, क्या है। अच्छा, अब यहाँ से ट्रेंड भी मुझे लगता है स्टार्ट होता है जब कोई एक लड़के के पास एक गर्लफ्रेंड है हाँ। और उसको बहुत पैम्पर कर रहा है, बेबी बेबी Yes. बेबी जूस चाहिए, Yes, बेबी हाँ। ड्रिंक चाहिए, तो अब वो दूसरी लड़की जो बिल्कुल वेली बैठी है, जो नई नई उस महफिल का जी, शिकार हुई है, जी। और वहाँ पे वो जब ये चीज़ें देखती है कहती है अच्छा इसके पास कोई है, तो फिर वहाँ से ट्रेंड ये शुरू होता है कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड क्यों नहीं है। जी। तो मतलब कल्चर का आगाज़ इस तरीके से बढ़ रहा है और बढ़ते बढ़ते खुद ये जो आज़ादी वाला गेम है वो फिर फैलते जा रहा है। हम वेस्ट क्या, वेस्ट से भी बाहर निकलते जा रहे हैं, वेस्ट तो फिर भी हमारे कल्चर को फॉलो करना शुरू हो गया। मज़ीद अभी इसको एलैबोरेट करेंगे काशिफ साहब, आप पकड़ेंगे शो को ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। आज हम बात कर रहे हैं जो यूथ में आज़ादी है बहुत ज़्यादा और इसके ऊपर कंट्रोल किस तरह से किया जा सकता है और कौन कौन से ऐसे इश्यूज़ हैं जिनके ऊपर बात ज़रूर करनी चाहिए अवेयरनेस के लिए। मुझे बताइए जो यूथ में भी आजकल ट्रेंड है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का, ठीक है, और लिविंग रिलेशनशिप की भी इनको आदत हो गई है कि अब इन्होंने अलग कोई अपार्टमेंट लेना है, कोई घर लेना है, रहना है, देखना है, ठीक है, और सारी सारी रात जो है वो घर से बाहर है तो नाइट स्पेंड भी हो रही है लड़का लड़की की, मतलब एज अपनी तरफ से वो दूल्हा दुल्हन और ये सारा कल्चर जो है वो फॉलो कर रहे हैं बिफोर मैरिज। जी, इसको किस तरह से काबू इस पे पाना है, इसको किस तरीके से कंट्रोल करना है और हमने क्यों उसको परवान चढ़ाना है, उसको क्यों हम प्रमोट कर रहे हैं इस कल्चर को? नहीं, तो ये प्रमोशन नहीं है, ये डिमोशन है। और ये इंसान कहना चाहिए कि बिल्कुल अपनी तनज़ली के आखिरी गड्ढे के अंदर कहीं जी, घुसा और है। इसको इनाम देते हैं मोहब्बत, इश्क की सीढ़ी परवान चढ़ी जा रही है। क्या लिविंग रिलेशन और इस तरह शादी से पहले के जो ताल्लुकात हैं नाजायज़, तो क्या उनको हम इश्क का नाम देंगे, मोहब्बत का अरे नहीं, फतूर नहीं, कहेंगे, ये आशिकी इसको- कहेंगे? ना 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 इसको हम मोहब्बत कहेंगे, ना हम इसको इश्क कहेंगे, और बिल्कुल भी नहीं कहेंगे, जी, क्योंकि इनकी डेफिनेशन बहुत मुकद्दस है। क्योंकि इन लड़का तो अल्फाज ये की। कहता है ना तुम मुझे हाथ नहीं पकड़ने दे रही, प्यार नहीं करनी, तो उनसे प्यार नहीं करती, किसी और से करती हो ना जी भैया। वो हाँ। लड़की अप्रूव देने के लिए नहीं पकड़ो हाथ, फिर आगे से वो पकड़ के ऐसे ये क्या किया, वो प्यार नहीं करती ना, तुम भी करो। मतलब इतनी डिटेल में मुझे जाना पड़ रहा है, इतनी डिटेल में जाना पड़ रहा है, और मैं इससे मज़ीद डिटेल में नहीं जाना चाह रही, बस इतना इशारा काफ़ी है। नबी हंसना शुरू हो गई है। दोनों एलैबोरेट करें मुझे खुल के, क्योंकि बच्चियों को यहीं से ख़राब किया जाता है। सही कह रहे हैं। देखिए, यही मैं बात करूं कि जी सर। जहां हम उनको नई तालीम दे रहे हैं ना, अब नई अवेयरनेस आ रही है, एक बिलीफ दे देना चाहिए, सिर्फ एक बिलीफ नौजवान नस्ल को। उनसे कहो कि कहते हैं ना कि सीख उसी को दीजिए जैक को सीख सुझाए, सीख न दीजिए बांदरा जो बैका घर ढाए। यानी कि सीख उसको दें जो सीख को थोड़ी सी आपकी वैल्यू भी दे। उनको सीख सिर्फ एक दे दें, एक पॉइंट, कि देयर इज आफ्टर लाइफ। हमारा पूरा इस्लाम इसके ऊपर खड़ा हुआ है कि ज़िंदगी गुजार रहे हो तुम, इस बात का यकीन रखो कि आफ्टर लाइफ होनी है। जिस तरह तुम्हें इस ज़िंदगी का यकीन है, उस ज़िंदगी का भी यकीन करो कि वो तुम्हें इसके बाद मिलनी है, जहाँ पर तुम्हारा हिसाब होगा, किताब होगा, जहाँ पे तुम्हारे अमाल तुम्हारे सामने स्क्रीन पर लगा के तुम्हें दिखाए जाएंगे। वो कहते हैं इससे बड़ी दोज़ख की कोई नहीं है कि आपके बुरे अमाल आपके सामने आपको टीवी पर दिखा दिए जाए कि देखो तुम क्या जिंदगी में करते फिर रहे। आप देखें ना, फिर आ भी रही है ना ऐसी चीज़ें सामने, कभी कुछ किसी चीज़ का वायरल देखते हैं, कभी कोई मैं देख रहा हूँ वीडियो कि बना लेता है बच्चियों की, फिर साइबर क्राइम में जाके बच्चियाँ रो रही हैं, फिर हमसे फिर कुरान झूठे उठाए जा रहे हैं, ठीक है, फिर अब इस तरह की नाजेबा पिक्चर्स लोगों की या वीडियोस जो है,
ऐसा केड़ा इश्क है जिसमें लड़के ये डिमांड करते हैं कि मैं भाई यही वीडियो कह बन रहा हूँ रही कि है, ये इश्क नहीं है, ये या वीडियो कॉल पे ऐसी डिमांड हो रही है ये कि तुम मुझे ये करके दिखाओ, तुम मुझे, मैं सॉरी क्योंकि आपको भी शामिल करूंगी, वीडियो कॉल में जो डिमांड होती है कि भाई ये करो वो करो, क्यों ऐसी तरबियत क्यों नहीं दी जा रही बच्चों को, जो बच्चों को डराया धमकाया बताया क्यों नहीं जा रहा कि भाई किसी पे ट्रस्ट नहीं करना। ऐसी वीडियोस ऐसी पिक्चर्स तो आप अपने शरीके हयात अपने शौहर के साथ भी नहीं करा सकते। तो ये माशरे में हम क्या देख रहे हैं, हम क्यों देख रहे हैं? हम अब पहले तो इतना नहीं था, अब बहुत डरते हैं कि हमारे बच्चों के हाथ में अगर फ़ोन लगा कहीं से ये गुजर गया तो और वो आगे पूछे अम्मी ये क्या है, अबू ये क्या है। प्लीज़ देखिए, लोग ट्रेंड को फॉलो करते हैं, जिस चीज़ का ट्रेंड सेट हो जाए दुनिया उसी तरफ चल पड़ती है। कच्चे जहन होते हैं बच्चों के, उनकी ट्रेनिंग नहीं होती है, उन्हें नहीं समझ होती है कि क्या सही क्या गलत है। माँ बाप ने बताना है या फिर आपके वो दोस्त है बाप, आपके उस्ताद। माँ बाप के बाद जो सबसे बड़ा अहम रोल अदा करते हैं वो आपके उस्ताद हैं, आपके टीचर्स हैं, जिन्होंने आपको समझाना है कि सही गलत क्या है और आपको किन दोस्तों के साथ रहना चाहिए और किन के साथ नहीं रहना चाहिए। बट हमारे माशरे में बच्चे खुद ही अपने उस्ताद हैं, खुद ही अपने माँ बाप हैं, खुद ही अपने लिए दोस्त जो है वो चूज कर रहे हैं। आज़ादी इतनी कि आज़ादी। माँ को पता नहीं है या बाप को पता नहीं कि पता। बेटी इस तरह की वीडियोस बना के तो किसी को भेज दे, या कोई लड़का किसी के साथ लिविंग रिलेशन में कोई होटल कमरा बुक करके ऐसी वीडियोस बना ले, लड़का आपसे आपसे डिमांड कर रहा है कि मुझे तुम अपनी पिक्चर्स भेजो और वो भी जो है वो गैर अखलाकी अपनी जो है वो वीडियोस भेजो, वो बंदा आपसे शादी करेगा? नहीं करेगा, पॉसिबल ही नहीं है। उसे आपका एहसास ही नहीं है, उसे आपका ख्याल ही नहीं है, वो आपके म्यार को गिरा रहा है। मैं तो उसने कहती हूँ आपकी इज्जत नफ्स का सौदा कर दिया आपके सामने, जिस और आप बंदे हार ने गई। बंदी को टच भी कर लिया ना वो शादी नहीं करता। फिर नहीं मोस्टली यही ट्रेंड देखा है कि जब कोई ऐसी कोई बात हो जाए तो वहाँ शादियाँ नहीं होती। ठीक है, मुझे आप ये बताइएगा कि इस ट्रेंड को, इस ये जो कल्चर ज़बरदस्ती का हमारे माशरे में बनता जा रहा है, इसको हमने कैसे ख़त्म करना है? ये देखिए, नफसानी ख्वाहिशात है, इसका ताल्लुक आपके नफ्स के साथ है। और जहाँ कहीं पर भी कुछ ऐसी बात नज़र आ रही हो ना, तो एक ना हमारा फेथ भी ख़त्म हो गया, हमारी तकदीर के ऊपर से, हमारे ईमान के ऊपर से, कि पता नहीं आइंदा कोई ऑप्शन मिलेगी कि नहीं मिलेगी। सही। इस ऑप्शन को किसी तरह से ग्रैब किया जाए, आइदर दिस वे और दैट वे, जिस तरह से भी, भाई कहीं ये चल ही ना जाए ऑप्शन, ये ख़त्म हो जाएगी। पता नहीं है आपके लिए वो ऑप्शन है भी अच्छी कि नहीं है। आप जिस एतमाद के, जिस भरोसा करते हैं आप उस शख्सियत के ऊपर, वो कल को भरोसे के लायक निकलता भी कि नहीं निकलता। मतलब जो बातें आपने की हैं, इस तरह के केसेस कई मेरे पास शादी के बाद आए। मियाँ अपनी बीवी के बता रहे कि जी मेरे पास उसकी तस्वीर है जी, और मैंने वो शादी के बाद और मैंने जो था लड़की का बाप, उसको मैंने कहा जी आप मेहरबानी करें इस जाहिल आदमी से डाइवोर्स लें। जो अपनी बीवी की इज्जत नहीं कर सकता ना, वो इंसान कहलाने के लायक नहीं है। काहे की मर्दानगी, काहे का इंसान, काहे की शराफत, कि जिसको इज्जत का नहीं पता, और जो आपसे आपकी इज्जत के ऊपर कोई बात करता है उससे 10 कोस दूर हो जाए। बिल्कुल सही। अल्लाह अल्लाह चाहे माफ़ वो करे। रिश्ता कितने अच्छा, क्लोज और है। एक और चीज़ को मैं ऐड करूँगी यहाँ पर, मुझे लगता है इस पहलू पे भी बात करना चाहिए। वासिफ अली वासिफ साहब क्या कहते हैं आज की यूथ को, प्लीज़ बता दें, क्योंकि इश्क माशूकी मोहब्बत के नशे में, ये इन दावों में लोगों में ये ज़ाहिर करने के लिए कि मैं तो उस लड़की के पीछे पागल हूँ, तो जान दे देते हैं। वो माँ वो बाप जिन्होंने पैसा लगाया, ज़िंदगी, टाइम, अपनी मोहब्बत, अपना सब कुछ वक्त बर्बाद किया उस औलाद के लिए, कुछ परवान चढ़ाने के लिए। और जाहिर सी बात है हर माँ बाप अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, ये जो खुदकुशियाँ कर लेते हैं, अटैम्प्ट कर लेते हैं, इस हद तक की आज़ादी किसी एक लड़की के लिए अपनी जान दे देते हैं। मोहब्बत के बारे में क्या डेफिनेशन है? वासिफ अली वासिफ साहब क्या कहते हैं? वासिफ साहब तो कहते थे कि अगर ज़मीन के सफ़र में कोई चीज़ आसमानी है तो वो मोहब्बत है। ये इतनी पाइस है, इतनी पाकीज़ा ये चीज़ मोहब्बत। इसके बीच में नफसानी ख्वाहिशात नहीं आती हैं। आप फरमाते थे मोहब्बत 2 रूहों के बाहमी सफ़र का नाम है। वाह, जिस्म किधर से आया बीच में? अरे अरे, तो जहाँ पे ये आपको बात फील हो रही है ना, इसका मतलब है कि ये बात अब मोहब्बत से निकल के कहीं और जा रही है आपकी। अच्छा, तो देखिए, एक रिलेशन है, अल्लाह ताला ने उसको एक कवर दिया है, ठीक, उसको शादी का नाम दिया है। यानी कि 3 गवाह, 2 गवाह इधर से खड़े हो जाते हैं, 2 गवाह उधर से खड़े हो जाते हैं। मौलवी साहब सिर्फ दुआ ही करते हैं। लोगों की मौजूदगी में इस रिलेशन का इकरार करना ही तो शादी है बेसिकली। ऐलान करना कि भाई मैं, ये मेरी, हाँ जी, ये ज़ौजा है। अब जब अल्लाह ताला ने आपको ये मौका दिया है,
इससे पहले के तमाम जितने भी वाक़यात हो रहे हैं, उस वाक़यात में सिवाय आप अपनी तजलील करने के कुछ नहीं कर रहे। अरे क्या बात है जी। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वाज ज्वाइन करेंगे। हम यहाँ पे यूथ में जो आज़ादी है उसके ऊपर बात कर रहे हैं, कैसे काबू पाया जा सके, सोल्यूशन पे भी बात कर रहे हैं। टेक अ ब्रेक। अच्छा जी, मुझे नबिया आपने बताना है कि इश्क माशूकी का जो फतूर है नौजवान नस्ल में, लड़की हो या लड़का हो, उसको किस हद तक की हमने इजाज़त देनी है, किस हद तक आज़ादी है उनको? देखें, जहाँ इश्क माशूकी पसंद नापसंद का ज़िक्र आता है, ये इश्क जो है ना वो लफ्ज़ इंसान के लिए बना ही नहीं। पहले तो मुझे इस लफ्ज़ से इंसान के लिए इख्तलाफ है। इश्क है रब की ज़ात के लिए। ये क्या है कि एक प्यार है, एक आपकी एसोसिएशन है, आपकी एक चाहत है, आपको कोई पसंद आ गया, किसी की पर्सनैलिटी से इंस्पायर हो गया, आपको प्यार हो गया, उसके बगैर रह नहीं सकते, वक्त देना है, वक्त लेना है। इस मामले में जो लड़ाइयाँ शुरू हो गई, मोहब्बत है। फिर यहाँ पे टूटने का प्रोसेस आ गया, किसी ने दिल तोड़ दिया, छोड़ के चला गया, आपकी इज़्ज़त नफ्स को जो है वो उसने ठेस पहुँचाई, बात ख़त्म हो गई, इश्क जुड़ गया अल्लाह की ज़ात के साथ। नथिंग एल्स। आप इश्क को इंसान के साथ जोड़ ही नहीं सकते। मुझे यहाँ पे इख्तलाफ ही बड़ा है, कोई ना जोड़े इश्क को इंसान के साथ। आपने इश्क को रब के साथ जोड़ना है। आप मोहब्बत में टूटेंगे तो रब से जुड़ेंगे। तो नौजवान नस्ल को ये मालूम होना चाहिए कि आपका एंड रब से जुड़ना है। इस स्टार्ट में ही रब से जुड़ जाओ, अपने आगाज़ को ही रब के हवाले कर दो। एक आपके जैसा ही दूसरा इंसान जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंस रख रहा है, आप एक औरत के लिए या एक मर्द के लिए जो अपनी ज़िंदगी की जो है वो कीमत लगा दी आपने, वो ज़िंदगी जो आपकी अमानत ही नहीं है, जिस पे सिर्फ अल्लाह का इख्तियार मौजूद है। अल्लाह ने आपको जो है वो बनाया, आपकी आंखें, नाक, कान, गला, हाथ, मुंह, हर चीज़ अल्लाह की अमानत है। आप वो अमानत सौंप रहे हो किसी अपने ही जैसे दूसरे शख्स को, अपनी तजलील करवाने के लिए, अपनी इज़्ज़त नफ्स का सौदा करवाने के लिए। आप यहाँ रुकें, सोचें कि जब आप अपनी लाइफ को किसी दूसरे के लिए स्पॉइल करने जा रहे हो, वो शख्स आपकी लाइफ को स्पॉइल करके ही जाएगा। कोई मोहब्बत में कामयाब नहीं होता। अब आप बताएं कि हमने अपने जो बच्चे हैं, जो हमें ये परेशानियां फेस करनी पड़ रही हैं, अब ठीक है इस माशरे में माशी हालात इस तरह के हो गए, अब हम सॉल्यूशंस की तरफ आते हैं। अब हमने इनको किस तरीके से रोकना है, कैसे इनकी रोकथाम होगी, क्या तरीक़ेकार होगा? नौजवान नस्ल से मैं यही कहूँगी कि लिबरलिज़म जो है वो सिगरेट पीना, नशे करना, लड़कियाँ पटाना, लड़कों के साथ ताल्लुकात रखना नहीं है। आप लिबरलिज़म में अगर आना चाहते हैं, आप कुछ अच्छा या बड़ा करना चाहते हैं, या अपनी कम्युनिटी में जो है वो कुछ स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हैं, तो ये फजूलियात छोड़कर अपने काम पर अपना वक्त देना शुरू करें। अपने जैसे दूसरे इंसान को अपने से ज़्यादा अहमियत दे के ख़ुद की तजलील करवाने का बाइस ना बने माशरे में, क्योंकि आप अगर ये कर रहे हैं तो एक दिन आएगा कि वो बंदा आपको तोड़ के जाएगा। और हमारी नौजवान नस्ल जब इस बेरारवी में पड़ जाती है तो उन्हें हमारी ये नसीहतें, ये बातें जब बुरी लग रही होती हैं। हम कोई जो है वो कोई ओवर एजड बुज़ुर्ग नहीं है कि जो है वो हम ये बातें कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि हमारे भी तजुर्बात हैं, अपनी जवानी में ज़ाहिर है हमें भी किसी से इश्क हुआ होगा, हम भी इस प्रोसेस से गुजरे होंगे, तो हम आपको अपनी एक्सपीरियंस से भी बता रहे हैं। अब इस चीज़ को ऑन ना कर दिया जाए कि शायद डॉक्टर नबिया को किसी से इश्क हो गया था, मोहब्बत हो गई थी। मैं यहाँ पर ये बात जो है वो क्लियर कर दूँ कि मैंने जिससे मोहब्बत की, मेरी उसी से शादी हुई, और मैंने मोहब्बत की शादी की, और मैंने मोहब्बत की शादी बड़ी इज़्ज़त और एहतराम के साथ की, और उस इज़्ज़त और एहतराम में अपने माँ बाप का सर भी नहीं झुकने दिया, उनकी भी इज़्ज़त और एहतराम को कायम रखा और अपनी शादी भी निभाई। यस, और इज़्ज़त और एहतराम से मोहब्बत से मेरी शादी भी निभी। तो अगर आपने इस चीज़ को फॉलो करना है ना कि मोहब्बत की शादी करनी है, तो उसके कुछ तकाजे हैं। एक तो शादी से पहले एक दूसरे के आपने करीब नहीं आना, एक दूसरे को आपने जो है वो एक दूसरे को हाथ लगाने की इजाजत नहीं देनी। आप मिलें, एहसास करें, एक दूसरे का साथ दें, अंडरस्टैंडिंग करें। ये यहाँ तक बातें ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगी कि अब इतने आप जो है वो, हाँ लिबरलिज्म यहाँ आ जाती है जहाँ आप कह रही हैं कि आप बिफोर मैरिज जो है वो लिविंग सिचुएशन में आ गए हैं, आप एक दूसरे को मियाँ बीवी कंसीडर कर रहे हैं। कुरान तो कहता है या इस्लाम तो कहता है, हमारे माशरे में हमें बहुत सारी चीज़ों से जो है मिलता है। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि अगर कोई एक दूसरे को कबूल कर लेता है ना, एक लड़का और एक लड़की मियाँ बीवी के रूप में, तो वो बस कबूल है, वही होता है। ये जो साइन हो जाते हैं ना, ये तो आपकी जो है वो लफ्जी कार्रवाइयाँ, या आप ये समझ लें कि आपके एक पेपर जो है वो जुड़ जाता है कि आप दोनों मियाँ बीवी हैं, आपके पास एक अथेंटिक जो सर्टिफिकेट आ जाता है। अथेंटिक सर्टिफिकेट से भी ज़्यादा दिलों का रिश्ता जुड़ना ज़रूरी होता है। तो अगर दिल जुड़े हुए हैं तो आप शादी कर सकते हैं अपनी पसंद से, लेकिन शादी से पहले, शादी के बाद के मामलात को जो है वो ना लेकर आए, क्योंकि जो शादी के बाद की मोहब्बत है ना, उसका मज़ा ही कुछ और है। मैंने अपनी ज़िंदगी में फ़ैसला किया था कि मैं मोहब्बत शादी के बाद करूँगी। अच्छा, मैंने ऐसा ही किया।
मैं भी नौजवान नस्ल को यही कहना चाहूँगी कि अगर आप भी मोहब्बत करना चाहते हैं तो वो मोहब्बत शादी के बाद उसको निकाह में ला के जहाँ आपका आधा ईमान मुकम्मल हो जाता है वहाँ उस मोहब्बत को एंजॉय करें। जो लोग शादी से पहले मोहब्बत को एंजॉय कर लेते हैं वो मोहब्बत का जो चार्म है ना वो ख़त्म हो जाता है और आप अकेले रह जाते हैं, तन्हा रह जाते हैं। तो नौजवान नस्ल मोहब्बत ज़रूर करो, मैं नहीं कहती कि ना करो, लेकिन ऐसे शख्स से करो जो ख़ानदानी है, जो आपकी इज्जत शादी करना से चाहता पहले है। सारी बातें अगर मोबाइल फोनों पे कर ली नहीं करनी। और अगर मुलाकातों में हो गई तो फिर मोबाइल फोन पे तो वो मजा नहीं ज़्यादा आएगा टाइम जो जो शादी के आपको बाद ज़्यादा एक पसंद है लिविंग ना उसको ज़्यादा टाइम ना दें। सिचुएशन में आएगा जब जिससे रिश्ता ज़्यादा कायम मोहब्बत होगा, है, ऐलान होगा। हाँ, जिससे ज़्यादा तभी कहा मोहब्बत है उसको जाता है टाइम कि, ना दें। अब आप वैसे नहीं रहे। अब आप इसीलिए कहा जाता क्योंकि अब वैसे अब खत्म हो गई हैं बातें सारी अब। देखिए सारा चाहो मैं आपसे एक और पहलू पे बात करूंगी। ये जो बच्चे हैं, आज़ादी की हम क्योंकि बात करें, ख़ुद मुख्तारी की बात करें, इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, नहीं भी होते कुछ। तो जो सिचुएशन ये है कि बच्चे बाप का बिज़नेस जो है वो नहीं संभालते। बाप ने बड़ी मेहनत की होती है, भले मैं कहती हूँ परचून की दुकान है, उसकी किताबों की दुकान है, या कोई उसने छोटा कोई ऑफिस बनाया हुआ है, कोई लाइट का बिज़नेस है, बल्ब का बिज़नेस है, कुछ भी है, ठीक है। तो बच्चे ये कहते हैं हम तो कुछ और करना चाहते हैं, हम ये नहीं संभालना चाहते। अब बाप ये कहता है कि हम मेरा सामान, मेरा काम, मेरा बिजनेस ने आगे लेके चलना है, मगर ये कहता है मेरा इंटरेस्ट कोई नहीं है, मैं इधर नहीं बैठूंगा। ना इस पे करें। बात करेंगे ब्रेक के बिल्कुल बाद। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब बाप ये कहता है कि तुम्हारी जो अभी उम्र हो गई है 25 साल 20 साल, मैं तो 16 साल की उम्र से काम कर रहा हूँ, 18 साल की उम्र से काम कर रहा हूँ, मैं तो रोटी कमा रहा हूँ, पूरे घर वालों को पाल रहा हूँ, सबको मैंने इस्टेब्लिश किया हुआ है, ठीक है। मैं काम कर रहा हूँ, अभी तक तुम्हारी फ़ीस दे रहा हूँ, 20 साल के 22 साल के हो गए हो, निकलो बाहर आओ, काम करो घर पे, ये घर से बाहर निकल के ऑफिस देखो मेरा, पार्ट टाइम ये काम करो, ये ऑफिस संभालो। तो कहते हैं मेरा इंटरेस्ट ही कोई नहीं, मैंने कुछ और करना है पढ़ पढ़ के। वो कहता है मैं, अब बाप कहता है मैं फ़ीसें पे कर करके पागल हो गया हूँ, काम करो कुछ। वो कहता है मैंने नहीं करना। तो बच्चे ऐसे तो फारिग निकम्मे बैठे हुए घर पे, डिमांडें कर रहे हैं बाप को और वो रोटियां तोड़ रहे हैं। ऐसे बच्चों के लिए ये वो दौर ना अब रह नहीं गया हुआ कि मैं कहूँ कि बच्चे पढ़ रहे हैं और वो उनके पास काम करने को वक्त नहीं है। हेल ऑफ अ टाइम, बहुत कुछ है उनके पास, ऑनलाइन काम है, ऑनलाइन सिस्टम है, कमाई करना चाहें तो बच्चे आजकल अपनी फीसें खुद उठा सकते हैं। तो बाप का भी तो बिजनेस है ना, जो बाप ने उन्हीं के लिए सेटअप किया, वो लेकिन देखने नहीं ये चाहते। मैं आपको बताऊं, हर बंदा ना हर काम के लिए होता नहीं है। अच्छा, मतलब से मैं रेडी लगा सकता हूँ, चने की रेडी मैं बेच भी सकता हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं करना है। ठीक। मैंने कुछ और करना है ज़िंदगी में अपनी लाइफ के साथ, और मैंने उसके ऊपर काम किया। ठीक। कि मैं अपनी शनाख्त बनाना चाहता हूँ। अगर जो शख्स अपनी शनाख्त बनाने के लिए, ये एक तो है ना कि उनके पास आगे रास्ता समझ ही नहीं आ रहा जाना किधर है, तो भाई एक मौका मौजूद है, उसको संभालें और अपनी शनाख्त के ऊपर काम अगर करें। बच्चे को अगर बाप कह देता है जाओ जाके रोटी कमाओ, जो भी करना है करो, तुम्हारी से आधी उम्र में मैं काम कर रहा था, तो वो आगे से कहता है नहीं सारे बाप खिलाते हैं बिठा के, सारे बाप पे करते हैं, आप भी करें। जिस इस उम्र पे से क्या बाप करे, बाप की सिचुएशन क्या देखें, करे। बाप ने काम शुरू किया, 8वीं 9वीं फेल था, बाप ने काम शुरू कर दिया। उसने चाहा कि मेरी औलाद पढ़े, तभी उसने यूनिवर्सिटी की फीसें देना शुरू की, वरना 8वीं 9वीं वो भी कहता कि भाई मैं भी 8वीं 9वीं में काम पे आ गया था और तुम्हारे लिए तो मैंने दुकान बना दी, चलो बैठो। शायद उस इमेच्योरिटी में वो बैठ भी जाता। अब जब आपने उसको यूनिवर्सिटी की तालीम दिलवाई है, उसको AI करवाया है, या उसको आपने इकोनॉमिक्स करवाया है, कुछ करवाया है, वो कहता है जी मैं अपनी शनाख्त बनाना चाहता हूँ, मैं अपने लिए काम करना चाहता हूँ। इन चीज़ों को ना इग्नोर नहीं किया जा सकता। हम जब पेरेंट्स की और औलाद के दरमियान की जब डिफरेंस की बात करते हैं ना, उसमें सबसे बड़ी यही बात होती है कि वालिदैन भी औलाद की उन चीज़ों को समझ नहीं सक रहे कि ये इसकी भी कुछ ज़रूरत है। मैंने उसको इंजीनियरिंग करवाई है, उसको इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में दाखिला करवाया है, और मैं कहूँ तू मेरी गन्ने की जूस की दुकान आके संभाल ले। साथ साथ बाप की जायदाद को लुटाया भी तो जा रहा होता है, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान में तो मिथ यही है कि ये ज़मीनें, ये जायदाद, ये घर, ये प्रॉपर्टी, ये फैक्ट्री बेच के तो बस अब्बा के जाने की देर है। के लिए ना मेरा ये सब कुछ बाप बच्चे के दिमाग में होता है, छोटे से बच्चे की। मैं आपको बताऊं, भाई साहब कहते थे कि औलाद के लिए ना पैसे इकट्ठे ना करो, अच्छा, उसको अच्छी औलाद बनाओ। अच्छी औलाद बनेगी तो कमा लेगी, अच्छा, और अगर अच्छी औलाद नहीं होगी तो बनाया हुआ भी ज़ाया कर देगी। तो बच्चों के लिए जायदाद वगैरह नहीं बनानी है, कहते हैं जायदाद से ज़्यादा फोकस करो अच्छी औलाद बनाने के ऊपर। अच्छी औलाद बनानी। क्या औलाद अच्छी है अपना फ्यूचर बना लेगी, अरे वाह। और अगर औलाद अच्छी नहीं है
तो आप उसको करोड़ों का बिजनेस दे दें, वो साल 6 महीने लगेंगे, इंशाल्लाह फारिग होकर घर बैठा होगा फिर से दोबारा हाँ, जाया क्योंकि करके। यूनिवर्सिटी में उनको महंगी गाड़ियाँ भी चाहिए, कॉलेजेस में भी उनको ज़रा ब्रांडेड कपड़े भी चाहिए, तो बाप के पैसे तो यूज़ हो रहे, मगर बाप के कारोबार में भी नहीं जाना, नहीं कोई और काम करना या किसी को ट्यूशन पढ़ा देना। कोफ्ते सारा दिन सोशल मीडिया पे वेले बैठेंगे, पबजी खेलेंगे, ठीक है, लड़कियों से बातें करेंगे, मगर काम नहीं करेंगे, है ना? लेकिन ये बात है कि देखिए, ये भी तो आज़ादी है अजीब किस्म की। आज़ादी नहीं है, ये भी मैं कहता हूँ ज़या है वक्त का, कि अगर बच्चे कुछ बनना चाहते हैं और उनका कोई रूट है तो उस रूट पे उनको चलाएं, कि ये चलें साथ में। देखिए गोरों की सारी बातें गलत नहीं है, कुछ अच्छी भी हैं। हाँ ना। कि छुट्टियां होती हैं तो वो बच्चों को ना सुबह अखबार बेचने पे लगा देते अरे हैं वाह। कि साइकिल पकड़ो जाओ मियाँ अखबार करो। हाँ। मैं बीकॉम की छुट्टियों में फारिग हुआ तो मुझे मेरे वाले साहब ने बैंक में इंटर्नशिप पे लगा दी कि जाओ तुम देखो सर इस काम बाहर करो। मुल्क में मैं जब जब ट्रैवल करती हूँ, छोटे छोटे बच्चे स्कूल कॉलेजेस के छुट्टियाँ होती है, बंची जंपिंग करा रहे हैं, जी, करा रहे हैं, स्कूबा जी। डाइविंग करा रहे हैं, बिल्कुल, बिल्कुल, स्काई से कुदवा रहे हैं, कोई ऐसे पिकनिक पॉइंटों पे काम कर रहे हैं, काम कर बर्गर शॉपों पे काम कर रहे हैं, पिज़्ज़ा शॉप कर रहे हैं। दे डोंट फील एनीथिंग बैड और दे डोंट शाय। हम लोगों ने शायद ना वक्त ज़ाया करने का ना ठेका लिया भाई यहाँ पर, और हम लोगों ने उसकी कदर को नहीं समझा। हम औलाद को वो कदर नहीं समझा रहे हैं, हम पैसे की पावर समझा रहे हैं, लेकिन ये नहीं समझा रहे कि अच्छा इंसान बनने से पैसा अच्छा काम करता है और बुरी औलाद बनने से पैसा बुरा काम करता वाह है। क्या बात है। नबिया, ओवर टू यू, आपकी ऑब्जर्वेशन क्या कहती है इस बारे में? इंसान अपनी सोच का खाता है। हलाल और हराम का कॉन्सेप्ट दुनिया का बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। आप अच्छी औलाद तब प्रोड्यूस करेंगे जब आप उसको हलाल का निवाला खिला रहे होंगे। एक बाप की कमाई, यस गहरी बात, फिर अच्छा, एक बाप की कमाई का वो हलाल हाँ। लुकमा जो वो अपने बेटे को या बेटी को खिला रहा है, आप मेरे से शर्त लगा लें वो औलाद कभी माशरे में गलत काम कर ही नहीं सकती जो हलाल का निवाला खा रही है। Best। और जहां पर आप किसी का हक छीन के, किसी के साथ धोखेबाजी करके, फ्रॉड करके, झूठ बोल के, धोखेबाजी करके, पैसा इकट्ठा करके वो हराम की कमाई जो है वो इकट्ठी कर रहे हैं, जिसको कुरान भी मना कर फरमा रहा है, अल्लाह मना फरमा रहा है, जिससे अल्लाह की जो है वो नाराज़गी है, वो अपनी औलाद को खिला रहे हैं, तो आपकी औलाद तो फिर लिबरलिज्म का शिकार होगी। नौजवान नस्ल तो जो है वो बेरारवी की तरफ जाएगी, उसके पेट में जाने वाला निवाला ही हलाल का नहीं है, तो वो कैसे हलाल काम की तरफ जो है वो जाएगा। मैंने ये बात बड़े सोच समझ के और तहकीक के बाद की है, ये भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि इसके बाद एक डिबेट शुरू हो जाएगी आपके पाकिस्तान में। और ये मैं आपको हकीकत बात बता रही हूँ, जिसके माँ बाप हलाल की कमाई पे फोकस रखते हैं उनकी औलादें फरमा बरदार भी हैं और उनकी औलादें जो हैं वो ज़माने के लिए भी जो है वो यूज़फुल हैं। आज जो हमारे माशरे में लोगों की टांगें खींच रहे हैं, लोगों के लिए मुश्किलात का बाइस बन रहे हैं, वो नौजवान नस्ल जो अपने ही दूसरे दोस्तों को जो है वो पैसे में देखते हैं और उनसे जेलसी फील करते हैं, या उन्हें अपने ज़्यादा शोहरत पे देखते हैं, जेलसी फील करते हैं, ये वो औलादें हैं जिनकी तरबियत में कमी रह गई है। ये वो औलादें हैं जिनके वालिदैन या तो उन्हें सही तरीके से अकोमोडेट नहीं कर पाए या फिर उनको जो है वो हलाल का निवाला नहीं खिला पाए, जिसकी वजह से वो माशरे के लिए अजियत का बाइस बन गई हैं। मैं कहती हूँ ऐसी औलादों को मुस्तकिल इत्तिकाफ में बिठा दो ताकि जो दूसरे लोग हैं ना वो इनके शर से बच सकें। ये सच्ची बात है। अच्छा जी, देखिए वालिदैन की सारी जिम्मेदारी है, ठीक है, Exactly वालिदैन की खास तौर जिम्मेदारी। पे ये जो खुद घरों में, पार्टीज़ में, नशों में, इन बर्बादियों में पड़े होंगे तो वो अपनी औलादों को आगे क्या दे सकेंगे, ठीक है। तो ये वालिदैन की बहुत शदीद जिम्मेदारी है। मैं आखिर में ये ज़रूर कहूँगी कि एंड ऑफ द डे बात वही आ जाती है कि जो हम करेंगे, जो पौधा लगाएंगे वही उसने बढ़ना है आगे। जिस तरीके का पानी लगाएंगे, जिस तरीके की खाद लगाएंगे, वो वैसे ही बनेगा, वैसे ही खिलेगा, वैसी हरियाली देगा, वैसे ही फल देगा। तो अपने पौधे को ऐसा पानी लगाएं जो कल को आपका एक खूबसूरत दरख्त बने और फल दे। तो झुका हुआ दरख्त आप देखें तो उसकी छाँव में बहुत से लोग जो है ना वो इफादियत हासिल कर रहे हो, शिफा हासिल कर रहे हो, ना कि उसकी अजियत। अल्लाह हाफ़िज़।